तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एक ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसे जीलैंड बचा लेती है। वेंजिंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि जीलैंड ने उसकी मदद की और वेंजिंग जीलैंड से पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की, लेकिन जीलैंड उल्टा उसी को डांट देती है और उसे चुप करा देती है कि उसके अलर्ट अवेयरनेस बहुत ज्यादा खराब है और उसे ये भी नहीं पता चला कि उसका पार्टनर उसके पीछे से गायब हो गया है। और तभी वहां पर फंगीफन चला आता है और बताता है कि इसमें वेंजिंग की गलती नहीं है। एक ज़ॉम्बी ने फंगीफन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसे पीछे खींच कर ले गया था। और फिर उसके बाद जीलैंड उन सभी को लेकर हेडक्वार्टर चली आती है। एपिसोड की शुरुआत में जीलैंड अपने सभी टीम मेंबर से बोलती है कि हर किसी ने अच्छा किया है और उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए अच्छा खासा पैसा और रिवार्ड मिलने चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने खराब काम किया, जैसे कि ली वेंजिंग। और ली वेंजिंग की कमियां बताते हैं कि ली वेंजिंग का टीम वर्क बहुत ज्यादा खराब था और उसके अलर्ट अवेयरनेस और भी ज्यादा खराब थी। और अगर इस तरह की चीज दोबारा होती है तो उनके पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। पहला, उन्हें स्कूल वापस भेज दिया जाएगा इनके बारे में पढ़ाई करने के लिए, और दूसरा, या फिर उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा और उन्हें अपनी मौत का इंतजार करना होगा। और तभी फंगीफन अपना हाथ खड़ा करके जीलैंड से बोलता है, इस समय मेरी भी गलती है और मैं अब से ली वेंजिंग के साथ और भी ज्यादा अच्छा होने की कोशिश करूंगा। और जीलैंड वहां से जाते हुए बोलती है, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी करूंगी। जीलैंड के जाने के बाद जून बोलती है, यह औरत और भी ज्यादा घटिया होती जा रही है और इसका ऑफिशियल काम ये तो और भी ज्यादा घटिया है। और फंगीफन अपने अंदर सोचता है, ये औरत मेरे रास्ते में आती ही जा रही है। और फिर फंगीफन आगे से क्रीपी स्माइल करने लगता है। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग ली वेंजिंग और कैप्टन को देखते हैं। कैप्टन वेंजिंग से पूछते हैं, क्या तुम कह रहे हो कि फंगीफन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है? वेंजिंग आगे से बोलता है, मेरे पास अभी कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत से ही मैं सोच रहा था कि वो अजीब बर्ताव कर रहा है क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। और जीलैंड वो कमीनी, उसने भी मेरी मदद की। वो लोग ऐसा दोबारा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई ना कोई इससे फायदा जरूर होगा। और फिर वेंजिंग सीरियस होकर बोलता है, कोई किसी की खातिर मरता नहीं है, यही सबसे जरूरी मिशन होता है हमारी जिंदगी के लिए। लेकिन फंगीफन मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। मुझे उससे कोई भी जलन नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि वो यही दुआ करता है कि कोई ज़ॉम्बी मुझे मार दे। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, वो लोग जिनका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है वो तुम्हें मारना चाहते हैं। और फिर कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करूंगा, इसीलिए तब तक तुम इंतजार करो। और फिर उसके अगले सीन हम लोग जीलैंड को देखते हैं जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग देख रही होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जीलैंड देखते हैं कि एक हाथ आता है और फंगीफन को दीवार के पीछे खींच ले जाता है। और जीलैंड ये देखकर बोलती है, ऐसा लगता है कि फंगीफन ने जो कहा था वो सच था, जो कि सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा वीडियो से पता चलता है। लेकिन जब जीलैंड वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करके देखती है तब फंगीफन अपने पास से एक चमकती हुई कोई चीज फेंकता है। और जीलैंड सोचते हुए बोलती है, लेकिन वो चमकदार चीज क्या थी, वो थी क्या? और तभी वहां पर कैप्टन चले आते हैं और जीलैंड से बोलते हैं क्योंकि फंगीफन और वेंजिंग को एक साथ काम करने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कुछ देख रेख करना चाहता हूँ जिससे उन्हें एक साथ काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और फिर जीलैंड अपने पास है कैप्टन को वेंजिंग और फंगीफन के पर्सनल डेटा फाइल दे देती है। और फिर कैप्टन जीलैंड से बोलते हैं, कैप्टन क्या आप सच में वेंजिंग को पनिशमेंट देंगे? वो अभी एक नौसिखिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे थोड़ी नरमी बरतें। और जीलैंड आगे से बोलती है, वाइस कैप्टन आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मेरे पास अपने तरीके हैं, इसीलिए आप अपने काम से काम रखिए। और फिर कैप्टन वो फाइल लेकर वहां से चले जाते हैं। और जीलैंड अपने अंदर सोचती है, मैंने फंगीफन से बोला था कि वो ली वेंजिंग के ऊपर नजर रखे और ये एक ज़ॉम्बी जो कि अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। और फंगीफन की अजीब हरकतें जो कि इस कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई है, देखने से ऐसा लगता है कि मुझे इन सभी चीजों के बारे में कैप्टन ली यूटिंग को इसके बारे में बताने की जरूरत है। और फिर जीलैंड यूटिंग को इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने के लिए चली जाती है। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग फंगीफन को देखते हैं जो कि नदी किनारे चल रहा होता है और बोलता है, भले ही मैंने जितना सोचा था लेकिन ये सभी उससे पहले हो रहा है। फिर उसके बाद फंगीफन अपने पास एक कोड निकालता है और बोलता है, लेकिन सभी चीजें मेरे कंट्रोल के अंदर है, और उस कोड को नदी के अंदर फेंक देता है। और फिर से क्रीपी इस्तेमाल करने लगता है और थोड़ी देर बाद उस नदी के अंदर से 3 बड़े बड़े म्यूटेंट मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। और फिर उसके अगले सीन में हम लोग लीजैंड को देखते हैं जो कि यूटिंग के पास जाकर उसे वो वीडियो दिखाती है जिसके अंदर फंगीफन अजीब हरकतें कर रहा होता है। और जीलैंड बोलती है, मुझे शक है कि फंगीफन के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी को समन कर सकता है और वो चाहता है कि जिससे लीजा टीम के अंदर और भी ज्यादा दिक्कतें हो। यूटिंग जीलैंड से पूछता है उसका असली मकसद क्या है। जीलैंड उससे बोलती है, मुझे अभी के लिए नहीं पता है। और यूटिंग उससे पूछता है, क्या तुमने ये सब वाइस कैप्टन को बताया? जीलैंड यूटिंग से बोलते हैं, मुझे अंदाजा है कि मैंने उसे कभी ये सब नहीं बताया है, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि वाइस कैप्टन जल्दी ही फंगीफन की अजीब हरकतों के बारे में कुछ न कुछ पता लगा लेंगे। यूटिंग बोलते हैं, वाइस कैप्टन से इसके बारे में प्राइवेटली बात करो और फंगीफन के ऊपर नजर रखो। और तभी जीलैंड का फोन बजने लगता है। और तभी यूटिंग को रिपोर्ट मिलती है कि 3 बड़े ज़ॉम्बीज ने लिजर्ड स्क्वाड की बेस के ऊपर अटैक कर दिया है और उनका ज़ॉम्बी लेवल ज़ॉम्बी किंग है। जीलैंड भी अपना फोन आगे करते हुए बोलती है कि वाइस कैप्टन से उसे भी इसी तरह की रिपोर्ट मिली है। फिर उसके बाद यूटिंग जीलैंड से बोलता है, अभी तक टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ली वेंजिंग के पास ज़ॉम्बी किंग को मारने की एबिलिटी है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे इन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। मैं एक और बार ये देखना चाहूंगा और मैं इस बारे में क्यूरियस हूँ कि वो किस तरह से अपनी एबिलिटी को परफॉर्मेंस करेगा।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं यून और बाकी सभी लोग उन ज़ॉम्बी से फाइट कर रहे होते हैं। यून अपनी कुल्हाड़ी से एक ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यून की कुल्हाड़ी टूट जाती है और वो ज़ॉम्बी यून के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है और यून पीछे जाकर गिर जाती है। यून बोलती है मेरी कुल्हाड़ी टूट गई उसके ऊपर अटैक करने से। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी अपने मुंह से यून के ऊपर एक लेजर बीम फायर करता है और तभी वहां पर वेंजिंग अपनी शील्ड लेकर यून को बचाने के लिए आ जाता है और उस लेजर बीम को अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेता है। और वेंजिंग यून से बोलता है कि ये शील्ड ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, इसीलिए उसे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। और तभी वो शील्ड टूट जाती है। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अपना पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और वेंजिंग दूसरी तरफ से अपना सिस्टम ओपन करने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर कैप्टन आ जाता है और ज़ॉम्बी के पंच को अपने हाथ से रोक लेते हैं और बोलते हैं जो लोग अभी भी जिंदा हैं, यून केयर, जाओलिन, जाओजी कियांग, तुम लोग इस ज़ॉम्बी को एलिमिनेट करने के लिए जिम्मेदार हो गए, लेकिन इसे ली वेंजिंग के ऊपर छोड़ दो। तुम लोग उस बड़े वाले के पीछे जाओ और बाकी जितने भी बचे उनको मेरे लिए छोड़ दो। और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं वेंजिंग अब मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें आगे क्या करना है। और वो ज़ॉम्बी दोबारा से अपनी लेजर बीम वेंजिंग के ऊपर फायर करता है और वेंजिंग दूसरी तरफ से अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर लेता है और उसके ऊपर अपने डिवर में मैजिक से अटैक करता है और अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उस ज़ॉम्बी का हाथ ही कट जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अल्ट्रा स्पीड से अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है और वेंजिंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर पंचेस से अटैक करने लग जाता है और वेंजिंग उसे डॉज करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद वेंजिंग दोबारा से अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है और असैसिन बन जाता है और अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस ज़ॉम्बी के सर के ऊपर फुल स्पीड से अटैक करता है और उसके सर के पास पहुंचते ही अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर लेता है और वॉरियर बन जाता है और अपने पास एक तलवार निकाल लेता है और अपने सारे पावर अटैक को अपने एक अटैक के अंदर ऐड कर देता है और उस ज़ॉम्बी का सर काट देता है। और हम लोग दूसरी तरफ लीजन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है और उसके रास्ते के बीच में फेंग्यूफेन आ जाता है और फेंग्यूफेन अब यहाँ पर आधा ज़ॉम्बी बन गया होता है और जीलन से बोलता है मैं तुम्हें वहाँ पर मदद करने के लिए जाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से वेंजिंग पर चला आता है। वेंजिंग उस ज़ॉम्बी का सर काटने के बाद बोलता है लगता है इसका काम खत्म हो गया, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा से खुद को रीजनरेट करने लग जाता है और इस बार उसके 2 हाथ की जगह पर 4 हाथ आ जाते हैं और 2 सर निकल आते हैं। वेंजिंग ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है 4 हाथ और 2 सर ही नहीं बल्कि इसकी रीजनरेशन स्किल और भी ज्यादा तेज हो गई है। और तभी वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है और वेंजिंग दूर जाकर गिरता है। वेंजिंग वहां से निकल कर बोलता है फिजिकल और मैजिकल दोनों ही अटैक इसके ऊपर बेअसर है, इस ज़ॉम्बी से निपटना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब वेंजिंग वहां पर खड़ा होता है तब वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर अटैक नहीं करता। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है क्या हुआ, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। वेंजिंग बोलता है मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, अब मुझे आराम से फाइट करनी होगी। फिर उसके बाद वेंजिंग दोबारा से अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है और असैसिन बन जाता है। वेंजिंग उस ज़ॉम्बी को अपने सिस्टम के अंदर स्कैन करते हुए बोलता है तो इसकी रीजनरेशन पावर इसके पेट के अंदर है। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने सारे पॉइंट्स को स्टेल्थ के अंदर ऐड कर देता है अपने अटैक करने के रास्ते को छुपाने के लिए और अपने अंदर बोलता है मैंने जिस तरह से ज़ॉम्बी किंग के ऊपर सरप्राइज अटैक कर उसे मारा था बिल्कुल उसी तरह से मुझे इसे भी मारना है। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने डैगर को उस ज़ॉम्बी के पेट के अंदर घुसा देता है और उसके पीछे चला आता है और बोलता है मैंने डैगर को उसी जगह पर मारा है जहाँ पर उसका वीक पॉइंट था। लेकिन वो ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए वेंजिंग के पीछे मुड़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वेंजिंग दोबारा पीछे जाकर बड़ी दूर गिरता है और एक खंबे से टकराकर नीचे गिर जाता है। और वो ज़ॉम्बी डेविल वेंजिंग के ऊपर दोबारा अटैक करने वाला होता है लेकिन वो तभी वहाँ पर दोबारा रुक जाता है। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है क्या हुआ, ये दोबारा क्यों रुक गया, बिल्कुल पहली बार की तरह। और फिर वेंजिंग अपने सामने एक बिजली के तार को देखता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकल रही होती है, इस बिजली की वजह से रुक गया है। और फिर वेंजिंग बोलता है मुझे याद आया जब मुझे घर के पास चोट लगी थी तब वहाँ पर एक बिजली का खंबा भी था। और फिर वेंजिंग बोलते हैं तो फिर इसका मतलब कि तुम्हारी वीकनेस एक बिजली है। और फिर वेंजिंग दोबारा से अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है और वॉरियर बन जाता है और अपने पास एक तलवार निकालता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ लगा देता है और उस ज़ॉम्बी दूसरी तरफ से वेंजिंग के ऊपर अपनी लेजर बीम अटैक करता है। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं फेंग्यूफेन ने भी जीलैंड के ऊपर अपना लेजर बीम अटैक किया होता है। जीलैंड अपना डिफेंसिव मैजिक इस्तेमाल करती है उस लेजर बीम को ब्लॉक करने के लिए और फेंग्यूफेन लेजर बीम की पावर को बढ़ाते हुए बोलता है तुम पहले ही चोटों से पूरी तरीके से भर गई हो, कमजोर कुछ भी नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ जीलैंड अपने अंदर सोच रही होती है इस मॉन्स्टर की कॉम्बैट स्किल्स ज़ॉम्बी किंग के बराबर हैं। और फिर तभी फेंग्यूफेन जीलैंड के पास जाता है और उसके फेस के ऊपर एक पंच मारता है जिससे जीलैंड दूर जाकर एक घर के पास टकराकर गिरती है और अब यहाँ पर जीलैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और फिर तभी फेंग्यूफेन जीलैंड के सामने आ जाता है और उसे गले से पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा देता है और जीलैंड से बोलता है अब इस तरह से तुम्हारा चेहरा देखने लायक है लीडर। और जीलैंड उससे बोलती है मुझे जाने दे कमीने। और फेंग्यूफेन अपने हाथों में एनर्जी बॉल इकट्ठा करते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, जाओ और जाकर नर्क में मरो। और हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं वेंजिंग ने उस ज़ॉम्बी किंग की लेजर बीम को अपनी तलवार की वजह से ब्लॉक कर लिया होता है और फिर वो मॉन्स्टर वेंजिंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन वेंजिंग समय रहते वहां से निकल जाता है और तुरंत अपना प्रोफेशन चेंज करता है और आर्किटेक्ट बन जाता है और अपने पास एक टीजर गन बना लेता है और उस टीजर गन को उस ज़ॉम्बी के वीक पॉइंट पर फायर कर देता है जिससे उस ज़ॉम्बी को झटके लगने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी
थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वेंजिंग ने उस ज़ॉम्बी मास्टर को मार दिया होता है और फिर चिन फिर से शिफ्ट होकर जीलैन और फेंग्यूफेन पर चला आता है। फेंग्यूफेन जीलैन से बोल रहा होता है, लीडर आपको अलविदा मेरी तरफ से। और तभी वहाँ पर वेंजिंग चला आता है और फेंग्यूफेन का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, तुम किसको अलविदा कह रहे हो। और वेंजिंग यहाँ पर अब लेवल अप हो गया होता है और उसके बॉडी के ऊपर नए इक्विपमेंट आ जाते हैं। और फिर अगला सीन थोड़ी देर पहले का होता है जब वेंजिंग ने उस ज़ॉम्बी मास्टर को मार दिया होता है। उस ज़ॉम्बी मास्टर को मारने के बाद वेंजिंग को एक रेड कलर का क्रिस्टल मिलता है और वेंजिंग उस क्रिस्टल को अपने हाथों से पकड़कर मसल को तोड़ देता है। और फिर वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वेंजिंग ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उसका लेवल अप कर दिया गया है। और वेंजिंग का लेवल अप यहाँ पर 20 हो जाता है और वेंजिंग को यहाँ पर लेवल अप करने के तौर पर नए इक्विपमेंट दिए जाते हैं और वेंजिंग को एक नया मिशन मिलता है कि वेंजिंग को एक और ज़ॉम्बी किंग को मारना है। और फिर सीन शिफ्ट होकर अभी पर चला आता है। वेंजिंग फेंग्यूफेन के फेस के ऊपर एक पंच मारता है जिससे फेंग्यूफेन दूर जाकर घर से टकरा जाता है। और जीलैन हैरान होते हुए वेंजिंग से बोलती है, वेंजिंग ये तुम्हारे न्यू इक्विपमेंट के साथ क्या हो गया है? मुझे तुम्हारे ऊपर एग्जाम के टाइम से ही शक था। और फिर जीलैन वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेंजिंग के पास इस तरह का खतरनाक ऑरा हो। वेंजिंग जीलैन की तरफ देखता है और उससे बोलता है, भाड़ में जाओ, वो मेरा शिकार है, यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ तो फिर तुम मरने से बच जाओगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर यूटिंग पर चला आता है। एक बंदा यूटिंग से बोलता है, बॉस लिजार्ड टीम की बैटल में जो 3 ज़ॉम्बी थे उनमें से एक ज़ॉम्बी मारा गया है। एक दूसरा बंदा बोलता है, वाइस कैप्टन ने रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें रेनफोर्समेंट की जरूरत है। यूटिंग उन दोनों से बोलता है, जितनी जल्दी हो सके निबोला टीम को इस बारे में रिक्वेस्ट करो और मैं वहाँ पर खुद जा रहा हूँ। और वो दोनों बंदे बोलते हैं, ठीक है बॉस। और यूटिंग अपने अंदर सोचता है, ली वेंजिंग तुम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हो। और फिर सीन शिफ्ट होकर फिर से फाइट पर चला आता है। फेंग्यूफेन वेंजिंग से बोलता है, सबसे पहले मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ मेरी आंख के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन मुझे अभी भी पता चला है कि तुम्हारी पावर्स बिल्कुल ज़ॉम्बी किंग की तरह मिलती जुलती हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर फेंग्यूफेन वेंजिंग से बोलता है, तो फिर तुम मुझे खुद को खाने क्यों नहीं देते हो, जिससे हम लोग दोनों एक हो जाएंगे और फिर हम दोनों मिलकर इस दुनिया की पुंगी बजा देंगे। और वेंजिंग दूसरी तरफ से बोलता है, सबसे पहले तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या तुम यहाँ से बच के निकल पाओगे। और फेंग्यूफेन दूसरी तरफ से स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। फेंग्यूफेन वेंजिंग के ऊपर पंच मारता है लेकिन वेंजिंग एक हाथ से उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब वेंजिंग वहां पर देखता है तब फेंग्यूफेन वहां पर नहीं होता और फेंग्यूफेन वेंजिंग के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर अपनी किक से अटैक करता है। लेकिन वेंजिंग अपने हाथ की मदद से उस किक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वेंजिंग काफी ज्यादा पीछे धकेला जाता है। और फिर फेंग्यूफेन वेंजिंग के ऊपर से पंच मारता है और वेंजिंग अपने पास से अपना नाइफ बाहर निकाल लेता है और उस नाइफ की मदद से फेंग्यूफेन के पंच को डिफेंड करता है और अपने दूसरे हाथ में एनर्जी बॉल को मैनिपुलेट करने लग जाता है और उस एनर्जी बॉल को फेंग्यूफेन के ऊपर मारते हुए बोलता है, मेरी जगह पर इसे खाओ। फेंग्यूफेन वेंजिंग की एनर्जी बॉल से डॉज करता है और नीचे उतर आता है और अपने अंदर सोचने लग जाता है। ये ज़ॉम्बी किंग की क्रिस्टल की मेमोरी है जो कि ली वेंजिंग प्रोफेशन चेंज करके इसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ली वेंजिंग इसका इस्तेमाल बिना रुके कैसे कर सकता है, बिना ब्रेक लिए। और फिर सीन शिफ्ट होकर यून पर चला आता है। वो ज़ॉम्बी यून के ऊपर अटैक करता है जिससे यून दूर जाकर गिरते हैं। और आपको याद होगा कि फेंग्यूफेन ने 3 ज़ॉम्बीज को समन किया था, एक को वेंजिंग ने निपटा दिया था, दूसरे को वाइस कैप्टन संभाल रहे थे और तीसरे के साथ यून और बाकी सभी फाइट कर रहे हैं। यून वहां से बाहर निकलकर बोलते हैं, ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर है। 3 लोग और जॉलिन पहले ही घायल हो गए हैं। जौजी कियांग थकान के मारे बेहोश हो गया है। हम लोगों ने काफी टाइम तक फाइट की और लेकिन हम लोग सिर्फ इसका एक दांत ही तोड़ पाए हैं। और फिर वो ज़ॉम्बी यून के ऊपर अटैक करता है और जब यून अपनी आंखें खोलती है तब उसके सामने यूटिंग होते हैं। यूटिंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बैरियर बना लिया होता है यून को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यूटिंग यून से बोलते हैं, यून कियर तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। यून यूटिंग से बोलती है, मैं सच में बहुत ज्यादा सॉरी हूँ, हम लोग इस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को एलिमिनेट नहीं कर पाए। और तभी यून चिल्लाकर बोलती है, अपने पीछे देखिए। और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूटिंग उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के अटैक को अपनी एक उंगली से रोक लेते हैं और बोलते हैं, तबाह हो जाओ और अपनी आत्मा को गायब कर दो। और अगले सीन में उस ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो वहीं पर मारा जाता है। और यून यूटिंग की तरफ देखते हुए बोलती है, इतने बड़े मॉन्स्टर को इन्होंने सिर्फ एक ही उंगली से मार दिया, वो भी एक झटके में, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर यूटिंग यून से बोलते हैं, बाकी कुछ बचा हुआ सब एबोला टीम पर छोड़ दो, चलो चलकर मैं तुम्हें शेल्टर पर छोड़ देता हूँ। और तभी वहाँ पर जीलैन भागते हुए चली आती है। यूटिंग उसकी तरफ देखते हैं और उससे बोलते हैं, लीडर जीलैन आप यहाँ पर सिर्फ अकेले ही क्यों आ रहे हैं, हमने अभी जल्दी चैट के ऊपर बात की थी। जीलैन यूटिंग को बताती है, मुझे फेंग्यूफेन ने रोक लिया था और फेंग्यूफेन अब एक ज़ॉम्बी किंग बन गया है। यून और यूटिंग वो दोनों ही ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। जीलैन आगे बोलती है, और अभी फेंग्यूफेन और वेंजिंग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। और यूटिंग हैरान होकर बोलते हैं, इतने कम टाइम पर एक ही साथ 2 ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करना ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जीलैन बोलती है, हाँ मुझे वेंजिंग के ऊपर सकता, मुझे लगा था कि वो ज़ॉम्बी किंग के साथ कोई लेनी देनी करता है स्ट्रॉन्गेस्ट पावर पाने के लिए। और यूटिंग बोलते हैं, क्या ऐसा सच में कुछ हो रहा है। और फिर अगले सीन में लोग फेंग्यूफेन को देखते हैं जिसकी हालत वेंजिंग ने खराब कर दी होती है। वेंजिंग
वेंजिंग फेंगिफेन से बोलता है तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है। फेंगिफेन वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचता है उस टाइम इसने मेरी आंखों के ऊपर चुपके से अटैक किया था, ये इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। और फिर फेंगिफेन अपने अंदर से एक वेपन बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे अपने सारे अटैक्स को बाहर निकालना होगा और एक रिट्रीट के लिए एक चांस ढूंढना चाहिए। और फिर फेंगिफेन अपने अंदर से एक ड्रैगर बाहर निकाल लेता है और वेंजिंग के ऊपर उसी ड्रैगर से अटैक करता है, लेकिन वेंजिंग आगे से अपना ड्रैगर आगे करता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। और फिर वेंजिंग एक हाथ से दूसरे हाथ पर उस ड्रैगर को ट्रांसपोर्ट करता है और फेंगिफेन के ऊपर उसी ड्रैगर से अटैक करता है। फेंगिफेन वेंजिंग के अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन वेंजिंग का अटैक पावरफुल होने की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा पीछे खिसकते जाते हैं। और फिर वेंजिंग अपनी पावर को और बढ़ाता है और फेंगिफेन का गला पकड़ लेता है। फेंगिफेन बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया था, लेकिन जब तुम मुझे मार दोगे फिर उसके बाद आसपास के सारे ज़ॉम्बी किक्स पागल हो जाएंगे और तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी जहां पर तुम जिंदा रह सकोगे। लेकिन वेंजिंग उसकी एक बात नहीं सुनता और उसकी गर्दन को काट देता है और उससे बोलता है अपना मुंह बंद कर। और तभी वहां पर कैप्टन चले आते हैं और वेंजिंग से बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कि तुम ताकतवर हो गए हो। और वेंजिंग पीछे मुड़ते हुए कैप्टन से बोलता है और कैप्टन आपने भी अपनी असली ताकत को अभी तक मुझसे छुपा के रखा था। और कैप्टन जिस ज़ॉम्बी के साथ फाइट कर रहे थे उसे मारकर उसके गर्दन को काट के अपने साथ खींच कर ला रहे होते हैं, बिल्कुल बाहुबली की तरह। फिर उसके बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं लेकिन तुम ज्यादा केयरलेस मत होना क्योंकि तुम्हारे ऊपर पहले से ही कोई टारगेट कर रहा है। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है अभी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले चलिए चलकर जून की एयर को बचाते हैं, वो जिस ज़ॉम्बी से फाइट कर रही है उसे निपटा कर। और तभी वहां पर यूटिंग बाकी सभी लोगों के साथ आ जाते हैं और वेंजिंग से बोलते हैं वेंजिंग अपनी तलवार को नीचे रख दो, अपने मिशन को यहीं पर बंद कर दो और मेरे साथ स्काईलाइन सिटी चलो इन्वेस्टिगेशन के लिए। और वेंजिंग उनकी तरफ देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है जैसे कि टाइम आ गया है। कैप्टन यूटिंग से बोलते हैं लॉर्ड यू मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हो रही है, लेकिन यूटिंग कैप्टन को बीच में रोक देते हैं और उससे बोलते हैं आपको वेंजिंग के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है जब तक कि हम लोग स्काईलाइन सिटी पर पहुंच नहीं जाते हैं। और फिर यूटिंग वेंजिंग को देखते हुए बोलता है मुझे बस कुछ नॉर्मल जवाब चाहिए जिनकी मुझे जरूरत है। जिन अपने अंदर सोचते हैं ली वेंजिंग ये लड़का इसके पास क्या सीक्रेट है, लेकिन तभी फेंगिफेन के सर से ब्लैक फिल्म बाहर निकलने लगती है। यून बोलती है हर कोई वहां पर देखो। और जब वेंजिंग पीछे मुड़कर देखता है तब फेंगिफेन ने अपने आप को रिवाइव कर लिया होता है। वेंजिंग बोलता है क्या ये कमीना अभी तक मरा नहीं था। फेंगिफेन आगे से स्माइल करते हुए बोलता है क्या तुम भूल गए थे मेरे पास रिवाइव स्किल थी। और जब हर कोई यहाँ पर इकट्ठा ही हो गया है दावत के लिए तो फिर चलो कुछ हाई रैंक हंटर वालों को खाते हैं और थोड़ा और ताकतवर बन जाते हैं। और तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है आपका मिशन अपग्रेड किया जाता है और अब वेंजिंग को यहाँ पर ज़ॉम्बी लॉर्ड को मारना है। वेंजिंग अपने हाथों में अपनी तलवार को पकड़ता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए यूटिंग से बोलता है लॉर्ड यूटिंग मैं आपके साथ स्काईलाइन सिटी वापस जाऊंगा, लेकिन इस कमीने के खत्म होने में वेंजिंग फेंगिफेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फेंगिफेन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने डैगर्स आपस में टकराते हैं और वहां पर बहुत तेज धमाका होता है। यूटिंग उन दोनों की तरफ देखता है, फिर उसके बाद पीछे मुड़ जाता है और सभी से बोलता है हर कोई वापस चलो और बाकी सभी चीजों को ली वेंजिंग के ऊपर छोड़ दो। जिन यूटिंग से बोलते हैं लॉर्ड क्या आपको यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्या हमारे वापस जाने के बाद उसे मदद की जरूरत नहीं होगी। उस मॉन्स्टर को देखने से ऐसा लगता है कि उसके साथ डील करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। यूटिंग बोलता है इसकी जरूरत नहीं है। यून उससे बोलती है लेकिन क्यों। यूटिंग पीछे मुड़कर यून से बोलता है उसे उसका पोटेंशियल दिखाने दो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। फिर उसके अगले सीन में वेंजिंग अपने हाथों में एनर्जी बॉल को मैनिपुलेट करता है और वेंजिंग के दूसरी तरफ फेंगिफेन भी अपने हाथों में एनर्जी बॉल को बिल्कुल वेंजिंग की तरह ही मैनिपुलेट करता है। वेंजिंग ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने एनर्जी बॉल को आपस में टकराते हैं। फेंगिफेन हंसते हुए बोलता है क्या हुआ चौक गए, मैं रिवाइव कर सकता हूँ, तुम्हारे स्किल और तुम्हारे बैटल स्किल दोनों को ही कॉपी कर सकता हूँ। वेंजिंग हैरान होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है और फेंगिफेन अपने मुंह में एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और वेंजिंग के ऊपर फायर करता है। फिर उसके बाद अगला से ट्रेडिंग बेस का होता है। ज़ीलैंड कैप्टन और यूटिंग तीनों ही वहां पर ड्रोन की मदद से उनकी फाइट देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन किसी वजह से उनका ड्रोन वहां पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। ज़ीलैंड बोलते हैं वहां पर फाइटिंग के कोई भी निशान नहीं है। कैप्टन बोलते हैं क्या ड्रोन में कोई दिक्कत आ गई है। यूटिंग बोलते हैं ये अजीब है, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं स्काईलाइन सिटी के अंदर था, तब वहां पर सीसीटीवी कैमरा चल रहा था और वहां पर सिर्फ 3 ही ज़ॉम्बीज थे। फिर उसके बाद यूटिंग ज़ीलैंड से पूछते हैं तुमने फेंगिफेन के साथ फाइट की थी ना। ज़ीलैंड उससे बोलती है हाँ। फिर उसके बाद यूटिंग बोलते हैं यहाँ तक फेंगिफेन और बाकी सभी लोग अपनी प्रेजेंस को छुपा सकते हैं, लेकिन सारी जगह की बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं और यहाँ पर कोई भी जगह नहीं बची है छुपने के लिए। कैप्टन बोलते हैं शायद से ज़ॉम्बी किंग की स्पेशल स्किल हो सकती है या फिर कुछ ऐसा जिससे ड्रोन खराब हो जाए। और फिर यूटिंग बोलते हैं एक बैरियर, वो शायद से एक टाइम स्पेस बना सकता है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ 3rd पर्सन का एंगल है तो फिर एक कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक हो सकती है। मुझे लगता है कि ये टाइम स्पेस एंडलेस है और उस टाइम स्पेस के अंदर रिकार्डिनेशन साइकिल चलेगा। कैप्टन यूटिंग से बोलते हैं तो फिर हमें इसे ली वेंजिंग को बताना होगा और तभी ज़ीलैंड चिल्लाकर बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, लॉर्ड यू
सभी ली वेंजिंग के ऊपर नजर रख रहे हैं ये देखने के लिए क्या वो किसी तरह से ज़ॉम्बी किंग को मार सकता है। कैप्टन आगे बोलते हैं लेकिन हम सभी एक टीम है। यूटिंग उन दोनों को रोकते हैं और बोलते हैं बहस करना बंद करो, मुझे भी इस बारे में चिंता है लेकिन हमारे बताने के बावजूद भी उसे कोई भी तरीका नहीं मिलेगा उस ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए। फिर उसके बाद सीन फ्लिप होकर फिर से फाइट पर चला आता है। वेंजिंग ने अभी फंग्यूफन का सर काटा होता है और उससे बोलता है तुम्हें अब मर जाना चाहिए। फंग्यूफन वेंजिंग की बात सुनकर जोरों से हंसने लग जाता है और उसका सर दोबारा से उसकी बॉडी में जुड़ जाता है। फिर उसके बाद वेंजिंग अपना प्रोफेशन फिर से असैसिन में चेंज कर लेता है और विंडो के अंदर फंग्यूफन की कमजोरी ढूंढने लग जाता है। वेंजिंग बोलता है इसका वीक पॉइंट इसका सर है लेकिन मैंने उसे पहले ही 2 बार काट दिया है। फिर उसके बाद वेंजिंग फंग्यूफन के ऊपर दोबारा अटैक करता है और बोलता है चलो एक और बार इसका सर काट देते हैं। फंग्यूफन हंसते हुए बोलता है तो तुम इस तरह से एक मॉन्स्टर को मारते हो स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन तभी वेंजिंग अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर लेता है और वॉरियर बन जाता है और अपने अटैक के अंदर 20 पॉइंट ऐड कर देता है। फंग्यूफन हैरान होकर बोलता है मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी से अपना प्रोफेशन चेंज कर लोगे। और वेंजिंग दोबारा से फंग्यूफन का सर काट देता है और बोलता है एक अनएक्सपेक्टेड अटैक, ये शायद से काम कर जाना चाहिए। लेकिन फंग्यूफन अपना सर नीचे गिरा हुआ उठाता है और दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर जोड़ लेता है और वेंजिंग ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है ये ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई डेथ साइकिल है। और फंग्यूफन दोबारा से आगे से हंसने लग जाता है और बोलता है क्या तुम भूल गए थे कि मेरे पास रिवाइव करने की स्किल है। और यहाँ पर बेसिकली यार ये इसे चूतिया बना रहा है। दूसरी तरफ वेंजिंग अपने अंदर सोचने लग जाता है मैं शुरुआत से ही गलत था, ये एक डेथ साइकिल है। फंग्यूफन की एबिलिटी साइकिल क्रिएट करने की है ना कि रिवाइव या फिर रिकार्नेशन करने की। सिस्टम का इस्तेमाल करके जो मैंने वीक पॉइंट ढूंढा था वो गलत था, ये सब कुछ एक झांसा था। फंग्यूफन दोबारा से हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, शौक हो गए, जल्दी से मेरे पास आओ और मेरा खाना बन जाओ। और वेंजिंग अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे मारना है। और फिर उसके बाद वेंजिंग अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करने लग जाता है। फंग्यूफन वेंजिंग की तरफ देखता है और बोलता है बढ़िया है, अपनी पूरी पावर को अनलीज कर दो और मुझे तुमको तब तक खाने दो जब तक कि मैं ताकतवर नहीं बन जाता। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ लगा देते हैं। फंग्यूफन वेंजिंग से बोलता है इस बार मेरा सर काटने के लिए तुम्हारा कौन सा प्लान है। वेंजिंग उससे बोलता है मुझे पता चल गया है तुम्हारे बारे में, तुम बस एक गंदी सी ट्रिक कर रहे हो। फिर उसके बाद वेंजिंग वहीं से नीचे सिकल जाता है और फंग्यूफन ली वेंजिंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करता है और वेंजिंग सिकलते हुए फंग्यूफन के नीचे चला आता है और तुरंत अपना प्रोफेशन चेंज कर लेता है और आर्किटेक्ट बन जाता है और अपने हैमर का इस्तेमाल करके फंग्यूफन के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसी सेम टाइम पर फंग्यूफन की एनर्जी को सोखने लग जाता है और उसी सेम टाइम पर अपने दूसरे हाथ में हाई लेवल का डार्क क्रिस्टल बनाने लग जाता है। फंग्यूफन बोलता है अब मैं समझ गया, उस डैगर से मेरे ऊपर अटैक करना बस एक झांसा था, इसका असली मकसद मेरे ऊपर क्रिस्टल से अटैक करने का था। और तभी वेंजिंग बोलता है एक्टिवेट अनहैक्ड रिवर मैजिक और फंग्यूफन के ऊपर एक बहुत बड़े क्रिस्टल से अटैक होता है। अगले सीन ट्रेनिंग बेस का होता है क्योंकि वहां पर फंग्यूफन का टाइम स्पेस टूट गया होता है, इसीलिए यहाँ पर सारे ड्रोन काम करने लग जाते हैं। जीलैंड यूटिंग से बोलते हैं लॉर्ड यू देखिए प्रोजेक्शन काम करना शुरू कर गया। यूटिंग बोलता है एबोला टीम जल्दी से वहां पर मूव करो। अगले सीन में लोग वेंजिंग को देखते हैं जिसने वहां पर फंग्यूफन का काम तमाम कर दिया होता है और वेंजिंग बोलता है आखिरकार ये खत्म हुआ। और फिर तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होने लगती है। सिस्टम वेंजिंग को बताता है कि उसका वॉरियर लेवल अपग्रेड कर दिया गया है और वेंजिंग का लेवल 20 से 30 हो जाता है और वेंजिंग को रिवॉर्ड के तौर पर वॉरियर वेपन केस मिलता है। वेंजिंग विंडोज की तरफ देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर बारात आ जाती है वेंजिंग को लेने के लिए। वो लोग बताते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है वेंजिंग को स्काईलैंड सिटी पर ले जाने के लिए जो कि लॉर्ड यूटिंग ने दिया है। वेंजिंग उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक आस ही पास छुपे हुए थे। अगला सीन स्काईलैंड सिटी का होता है और वो लोग वेंजिंग को हॉस्पिटल ले आए होते हैं उसके ऊपर चेकअप करने के लिए। वेंजिंग का इंतजार एक डॉक्टर कर रहा होता है। वो डॉक्टर वेंजिंग से बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल सुपरवाइजर का प्रोफेसर हूँ, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने से पहले तुम्हें एक नॉर्मल फिजिकल चेकअप कराने की जरूरत है, इसीलिए मेरे साथ अंदर चलो। वेंजिंग उनकी तरफ देखते हुए सोचता है इन लोगों ने अभी तक मेरे ऊपर रिसर्च शुरू नहीं की है। फिर उसके अगले सीन में वो डॉक्टर वेंजिंग को कमरे के अंदर ले आता है और उसे सिटी स्कैनर मशीन के ऊपर लिटा देता है। वेंजिंग डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोलता है यहाँ का एटमॉस्फेयर अजीब है और ये डॉक्टर कुछ बोल भी नहीं रहा है। प्रोफेसर हूँ यहाँ पर सिर्फ मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या मैं कुछ ज्यादा ही इन सब चीजों के बारे में सोच रहा हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग यूताओ के बारे में सोचते हुए बोलता है इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद मैं यूताओ को देखने जाऊंगा, काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मैं उसकी रिकवर बॉडी को देखना चाहता हूँ। वेंजिंग इन सभी चीजों को सोच ही रहा होता है कि तभी उस बेड में से 2 हथकड़ियां निकलती है और वेंजिंग को उसमें जकड़ लेती है। वेंजिंग बोलता है मुझे पक्का यकीन था ये एक ट्रैप है। और तभी वो प्रोफेसर अपने पास एक गन निकाल लेता है और वेंजिंग के ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है ज़ॉम्बी किंग मर जाओ। और वेंजिंग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैप्टन पर चला आता है जो कि सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और तभी उस जगह पर यून चली आती है और कैप्टन से बोलते हैं कैप्टन मुझे आपसे बात करनी है। अगले सीन में यून कैप्टन से बोलते हैं कैप्टन ली वेंजिंग कितने ज्यादा सीक्रेट छुपा रहा है, आपको उसके बारे में कितना ज्यादा पता है। कैप्टन यून की तरफ देखते हुए बोलते हैं क्यों,
स्काईलाइन सिटी की यून फैमिली की सबसे ज्यादा छोटी बच्ची किसी नॉर्मल सिटीजन के लिए अपनी चिंता दिखा रही है। यून कैप्टन से बोलती है मैं कोई यंग मिस विश्व नहीं हूँ और ना ही मेरा यून फैमिली के साथ कोई लेना देना है। और एक बंदा कैप्टन और यून को खिड़की से बातें करते हुए देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो बंदा जीलन से बोलता है ली वेंजिंग के एक्शन अननेचुरल है, तुम लोगों ने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेंजिंग पर चला आता है। प्रोफेसर की गोली चलाने से पहले ही वेंजिंग अपने ऊपर बैरियर एक्टिवेट कर लेता है, जिसे प्रोफेसर और उनकी गन दोनों पीछे खिसक जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोफेसर अपने पास एक तलवार निकाल देते हैं और वेंजिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वेंजिंग अपने पास से अपनी तलवार निकाल लेता है और प्रोफेसर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वेंजिंग प्रोफेसर से पूछता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। प्रोफेसर चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम एक ज़ॉम्बी किंग हो, ज़ॉम्बी किंग को मर जाना चाहिए, ये एक ऑर्डर है। वेंजिंग आगे से गुस्सा हो जाता है और बोलता है ऑर्डर, ये ऑर्डर किसने दिया है, ली यूटिंग ने। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से उसी बंदे और जीलन पर चला आता है। जीलन उस बंदे से माफी मांगती है और उसे बताती है क्योंकि उस टाइम वहाँ पर ली यूटिंग था, इसीलिए जीलन कोई भी रिपोर्ट नहीं कर सकती थी। और जीलन उस बंदे को लॉर्ड जून कहकर बुलाते हैं, यानी कि इसका लेना देना जून से है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फिर से वेंजिंग पर चला आता है। वेंजिंग उस प्रोफेसर के ऊपर पंच मारता है और उसे पीछे फेंक देता है और अपने अंदर सोचता है ये पक्का एक दरवाजा था। और फिर उसके बाद वेंजिंग दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक गार्ड होता है और वो गार्ड तुरंत ही वेंजिंग को धर लेता है। वेंजिंग चिल्लाते हुए बोलता है साले कमीने मुझे जाने दे। और तभी वहाँ पर यूटिंग चला आता है और बोलता है क्या हुआ, यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर चले आते हैं और यूटिंग से बोलते हैं मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड। ली वेंजिंग वहाँ पर चेकअप करने के लिए मना कर रहा था, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मैंने ली वेंजिंग को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, इसी वजह से वहाँ पर झगड़ा हो गया। वेंजिंग प्रोफेसर की तरफ देखते हुए सोचता है ये साला प्रोफेसर झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद यूटिंग वेंजिंग से बोलता है ली वेंजिंग हमारे साथ कोऑपरेट करो, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वेंजिंग चिल्लाते हुए यूटिंग से बोलता है तुम सभी लोग मेरे साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। यूटिंग बोलता है क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करोगे। वेंजिंग बोलता है लेकिन उसने मुझे सच में मारने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद यूटिंग बोलता है इसे किसी दूसरे ट्रीटमेंट रूम के अंदर लेकर जाओ, मैं इसके ऊपर खुद ही पर्सनली नजर रखूंगा। फिर उसके बाद यूटिंग वहां से जाते हुए बोलता है ली वेंजिंग हमारे साथ कोऑपरेट करो, अगर तुम हमारे साथ नहीं करते हो तो फिर तुम हमेशा के लिए अपने छोटे भाई को कभी देख नहीं पाओगे। और वेंजिंग यूटिंग की ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है। अब यूताओ की बॉडी पूरी तरीके से रिकवर हो गई होती है और यूताओ धीरे से अपनी आंखें खोलता है। एक लड़की जो यूताओ की केयर कर रही होती है वो बोलती है टारगेट पूरी तरीके से ठीक हो गया है, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो। और फिर उसके अगले सीन में यूताओ के कमरे के अंदर पूरी बारात चली आती है यूताओ को लेने के लिए। वो लोग यूताओ से बोलते हैं मिस्टर यूताओ हम लोग एबोला टीम से हैं, हम लोग बस अपना ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं जो कि सीक्रेट ट्रीटमेंट है आपको ठीक करने के लिए। यूताओ हैरान होकर बोलता है सीक्रेट ट्रीटमेंट मेरे लिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। वो लोग यूताओ से बोलते हैं आपके पास ऐसे अथॉरिटी नहीं है, हम लोगों की जिम्मेदारी बस आपको स्कॉट करने की है, इसीलिए प्लीज हमारे साथ चलिए। और यूताओ अपने अंदर सोचता है देखने से ऐसा लगता है ये सारी चीजें मेरे बड़े भाई से लेना देना है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेंजिंग पर चला आता है। वो सारे लोग वेंजिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यूटिंग प्रोफेसर से पूछते हैं क्या तुम्हें कोई म्यूटेशन टाइप का चेंज मिला है उसकी बॉडी के अंदर। प्रोफेसर बोलते हैं अभी के हिसाब से उसकी बॉडी के अंदर कोई भी म्यूटेशन के चांस नहीं है। फिर उसके बाद यूटिंग उससे पूछते हैं तो फिर वो पावर कहाँ से आती है ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए। फिर वो प्रोफेसर बोलता है उसकी बॉडी चेक करने के बाद मैं इसे ए ग्रेड देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, क्या उसकी टीम ज्वाइन करने से पहले उसका ग्रेड सी नहीं था। यूटिंग वेंजिंग के ग्रेड को देखते हुए बोलते हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। फिर उसके बाद यूटिंग प्रोफेसर से पूछते हैं तुम इस डेटा के साथ क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। प्रोफेसर बोलता है इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स के बाद ये ज्यादातर सेल्फ कॉन्शियस बेस्ट लग रहा है, या फिर शायद से कुछ ऐसा एक्साइटेड हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपना सेल्फ कॉन्शियस एक्टिवेट कर दिया। फिर उसके बाद प्रोफेसर बोलता है वो लोग जिनकी एबिलिटी उनकी बॉडी के अंदर होती है वो लोग खुद की एबिलिटी को अवेकन करते हैं, फिर उसके बाद अपना एग्जामिनर टेस्ट देते हैं और हंटर बनते हैं। लेकिन वेंजिंग जैसे लोग जिन्होंने अपनी पावर को अभी तक अवेकन नहीं किया है उनके पास सब में से ताकतवर और स्पेशल एबिलिटी होती है और इस तरह के केस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। यूटिंग बोलते हैं तो तुम कह रहे हो कि उसके पास असली एबिलिटी है लेकिन किसी अनजान रीजन की वजह से और शायद से उस हादसे में जब उसके छोटे भाई ने उसे बचाने के लिए खुद को ज़ॉम्बी से कटवा दिया था, शायद इसी गिल्ट की वजह से उसकी एबिलिटी जाग गई है। प्रोफेसर बोलते हैं अभी के हिसाब से ये लॉजिक सबसे अच्छी तरीके से फिट बैठता है। फिर उसके बाद यूटिंग बोलते हैं ये तो और भी ज्यादा मजेदार है। फिर उसके बाद यूटिंग अपने सभी लोगों से बोलते हैं एक सिंपल सिमुलेशन बैटल को तैयार करो और उसके इंस्टेंट ब्रस्ट पावर को टेस्ट करो। फिर उसके बाद वो सभी लोग वेंजिंग के लिए सिमुलेशन बैटल तैयार कर देते हैं। यूटिंग वेंजिंग से बोलता है ली वेंजिंग इस सिमुलेशन के खत्म होने के बाद ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा और जिस तरफ से वो ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा वो डायरेक्शन मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। प्रोफेसर वेंजिंग से बोलते हैं वो ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा और तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार देना है। वेंजिंग उन दोनों से बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर उसके बाद वो ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर बाएं तरफ से अटैक करता है लेकिन सिस्टम उसे पहले ही बता देता है।
वेंजिंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है सबसे पहले उनके साथ कॉपरेट करो और फिर उसके बाद एक मौका ढूंढो खुद को और युवताओं को यहाँ से निकालने का। और फिर उसके बाद वेंजिंग उस ज़ॉम्बी के ऊपर अपना एक पंच मारता है और वेंजिंग उस ज़ॉम्बी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। प्रोफेसर वेंजिंग की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। यूटिंग बोलते हैं उसने सिर्फ 0.15 सेकंड में उस ज़ॉम्बी को ढूंढ लिया और उसे मार भी दिया। फिर उसके बाद यूटिंग प्रोफेसर से बोलते हैं प्रोफेसर मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बताना है। फिर उसके बाद प्रोफेसर वहां से जाते हुए अपने चेले से बोलते हैं इस रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट रखना और इसे लॉर्ड यूटिंग के पास भेज दो। वो चेला प्रोफेसर से बोलता है ओके रॉजर। और फिर उसके बाद वो चेला रिपोर्ट को तैयार करने लग जाता है और वो चेला उस टॉप सीक्रेट फाइल को यून फैमिली के पास भेज देता है। फिर उसके बाद अगला सीन वेंजिंग के रेस्ट रूम का होता है। वो प्रोफेसर वहां पर वेंजिंग के लिए अपना ब्रेकफास्ट लेकर जाता है लेकिन वेंजिंग उस ब्रेकफास्ट को खाता नहीं है। वो प्रोफेसर उससे बोलता है चिंता मत करो, मैंने इसके अंदर जहर नहीं मिलाया है। वेंजिंग उस प्रोफेसर से बोलता है कल तुम मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे और आज तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसा यकीन कर सकता हूँ। प्रोफेसर वेंजिंग से बोलता है कल जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से मैं गुस्सा था और मैंने तुम्हारा चेकअप करने से पहले एक कल्पना की थी और उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर वेंजिंग को बताता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था, इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ से हद से ज्यादा नफरत करता है। फिर उसके बाद वो प्रोफेसर वहां से जाते हुए बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगे और मुझे ये भी लगता है कि तुम अपनों को खोने का दर्द समझते होगे। वेंजिंग प्रोफेसर की तरफ देखते हुए सोचता है ये एक ट्रीटमेंट सुपरवाइजर है लेकिन उसके मुंह से अपने भाई के बारे में सुन के मैं उसके थोड़ा और भी ज्यादा करीब हो गया हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग उस प्रोफेसर से बोलता है मैं इस बात को जाने दे रहा हूँ लेकिन मेरा भाई कैसा है और मैं उसके साथ कब यहाँ से निकल सकता हूँ। वो प्रोफेसर वेंजिंग से बोलता है ये लॉर्ड यूटिंग का डिसीजन होगा और सबसे पहले तुम्हें खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए। और फिर वो प्रोफेसर वहां से जाते हुए बोलता है 10 मिनट के अंदर खुद को तैयार कर लो, हम लोग तुम्हारे ऊपर म्यूटेशन को लगातार एनालाइज करते रहेंगे। फिर उसके बाद अगला सीन रूम नंबर 6 टेस्ट रूम का होता है। फिर वो प्रोफेसर वेंजिंग को बताता है कि उसका अगला टेस्ट टारगेट एक कैंडिडेट है। वेंजिंग को अपना प्रोफेशन चेंज करना है और उस कैंडिडेट मॉन्स्टर को मार देना है और डेटा को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए प्रोफेसर वहीं पर रुकेंगे। यूटिंग प्रोफेसर की तरफ देखते हुए सोचते हैं प्रोफेसर वहां पर क्या कर रहे हैं और फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर क्या करने की सोच रहे हैं। फिर उसके बाद वो लोग कैंडिडेट मॉन्स्टर को छोड़ देते हैं वेंजिंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वो मॉन्स्टर आगे बढ़कर वेंजिंग के ऊपर अटैक करता है और वेंजिंग अपना प्रोफेशन असैसिन में चेंज कर लेता है और अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करता है मॉन्स्टर की वीकनेस को चेक करने के लिए और वेंजिंग को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर की वीकनेस उसकी बैक है। फिर उसके बाद वेंजिंग उस मॉन्स्टर के पीछे जंप लगाता है और उसकी पीठ के ऊपर चला जाता है और अपने पास से अपना डैगर बाहर निकाल लेता है और उस डैगर के अंदर अपना डिवर मैजिक डाल देता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर स्ट्राइक करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार देता है और प्रोफेसर से बोलता है अब इसका खेल खत्म हो जाना चाहिए। प्रोफेसर वेंजिंग से बोलते हैं इसका प्लेटफॉर्म देखकर तो पता चलता है कि ये मर गया है लेकिन तभी प्रोफेसर अपने पास एक बटन दबाते हैं और तभी वो मॉन्स्टर दोबारा से जाग जाता है। एक बंदा यूटिंग से बोलता है लॉर्ड वो एक्सपेरिमेंटल कोड दोबारा से अपग्रेड हो रहा है और यूटिंग अपने अंदर सोच रहे होते हैं प्रोफेसर हु कि यही आपकी स्क्रिप्ट थी और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है कि इस मॉन्स्टर के पास भी रिसाइकल स्किल है। फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर वेंजिंग के ऊपर ना अटैक करके प्रोफेसर हु के ऊपर अटैक करता है लेकिन तभी वहां पर वेंजिंग आ जाता है और उस मॉन्स्टर का सर काट देता है और प्रोफेसर हु को बचा लेता है और प्रोफेसर हु से पूछता है प्रोफेसर क्या आप ठीक हैं। प्रोफेसर हु वेंजिंग की तरफ देखते हैं और उससे बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, चलो वापस चलते हैं और थोड़ा आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद यूटिंग प्रोफेसर से बोलते हैं प्रोफेसर यू खुद से उस कैंडिडेट को चेंज करना ये सही नहीं था। प्रोफेसर यू यूटिंग से बोलते हैं ये कंफर्म करने के लिए था कि उसकी स्ट्रेंथ ज़ॉम्बी किंग के तरीके से आती है। यूटिंग प्रोफेसर से बोलते हैं तुमने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया, अगर वेंजिंग के पास ह्यूमन नेचर होगा तो फिर वो तुम्हें बचाएगा। यूटिंग प्रोफेसर से बोलते हैं क्या तुमने कभी सोचा था कि एक एक्चुअली ज़ॉम्बी किंग की पावर क्या है, वो कैंडिडेट को मारकर तुम्हें खा सकता था, तो फिर तुम इसके बाद क्या करते। प्रोफेसर यूटिंग से बोलते हैं अगर ऐसा कुछ सच में होता तो फिर मैं अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता और फिर वहां से जाते हुए बोलते हैं मैं अपनी ए रैंक हंटर की पावर का इस्तेमाल करता और उसके साथ ही वहां पर मरता। फिर उसके बाद हम लोग वेंजिंग को देखते हैं जो कि बोलता है ये सिस्टम मुझे टेस्ट के दौरान ड्रैगर के साथ मैजिक इस्तेमाल करने के लिए अलाउ। वेंजिंग और प्रोफेसर दोनों ही युवताओं को देखने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन उन लोगों को कोई अनजान गार्ड्स पकड़ लेते हैं। एक गार्ड वेंजिंग को गन पॉइंट पर ले लेता है और उससे बोलता है ली वेंजिंग अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो फिर वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं। वेंजिंग उस गार्ड की तरफ देखते हुए सोचता है प्रोफेसर का जूनियर काफी ज्यादा तेज है, उसने हर किसी को बता दिया हमारे बारे में, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। प्रोफेसर उस गार्ड से बोलते हैं ऑफिसर मेरी बात सुनिए, ये एक डॉक्टर इंचार्ज है, अगर आपको कोई भी मिस्टर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो फिर हम उसे क्लियर कर देते हैं। लेकिन एक दूसरी लेडी ऑफिसर प्रोफेसर को पकड़ती है और उसे कार पर दबा देती है और उनसे बोलती है हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो। प्रोफेसर उस दूसरी गार्ड के बारे में सोचते हुए बोलते हैं ये कहाँ से आ गए, मैं तो इसे सेंस भी नहीं कर पाया था। वेंजिंग उस दूसरी गार्ड की तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये दोनों यूटिंग के लोग नहीं है, क्या हम लोगों को किसी दूसरे लोग ने पकड़ा है और ये सारे लोग मिलकर प्रोफेसर को भी क्यों पकड़ रहे हैं। प्रोफेसर उस दूसरी गार्ड से बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया, अब से मैं रजिस्टर नहीं करूंगा, हम लोग तुम्हारे साथ चल रहे हैं। और वेंजिंग की तरफ देखते हुए उसे आंख मारते हैं और उससे बोलते हैं तुम चिंता मत करो वेंजिंग, ये लोग
लोग मेरे जैसे नहीं है, ये तुम्हें मारने के लिए नाइफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही ये लोग तुम्हें खाने में जहर मिला कर देंगे, इसीलिए उसे चुपचाप खा लेना। और वेंजिंग प्रोफेसर की एक्टिंग देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो लोग वेंजिंग और प्रोफेसर को गाड़ी के पास ले आते हैं और उनसे बोलते हैं गाड़ी के अंदर जाओ। लेकिन तभी प्रोफेसर अपनी कमीज से एक लेजर की तलवार बाहर निकाल लेते हैं और वेंजिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं ली वेंजिंग, मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, मर जाओ। लेकिन तभी वेंजिंग नीचे झुक जाता है और प्रोफेसर उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं। वेंजिंग उस दूसरी गार्ड के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है सिस्टम को एक झटके में एक्टिवेट करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर अटैक करो और अटैक करने के बाद तुरंत ही सिस्टम को बंद कर दो। फिर उसके बाद वेंजिंग उस गार्ड के ऊपर अटैक करता है जिससे वो गार्ड दूर जाकर गिरता है और फिर प्रोफेसर और वेंजिंग दोनों ही वहां से भाग जाते हैं और भाग कर एक पिलर के पीछे छुप जाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं ये सीसीटीवी कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट है, वो लोग हमें यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते हैं, हम लोग थोड़ी देर के लिए सेफ हैं। वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है हम लोगों को उनसे फाइट करनी चाहिए और उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन हम लोग कायोरो की तरह छुप क्यों रहे हैं। प्रोफेसर वेंजिंग से बोलते हैं नहीं, यहाँ पर एक रूल है और फिर प्रोफेसर वेंजिंग को उस रूल के बारे में बताते हैं। वो लोग जो स्काईलाइन सिटी के टावर के टॉप पर रहते हैं वो लोग एडल ग्रुप हैं, या उनमें से कोई भी जो अपनी पावर को अवेकन नहीं करना चाहता है वो अमीर और जानी मानी नोबल फैमिली है। अगर ये भी नहीं है तो फिर वो सुपर स्ट्रॉन्ग हंटर्स है। वो लोग एबोला टीम और बाकी सभी छोटी मोटी बहसों से नफरत करते हैं। अगर कोई भी छोटे मोटे बड़े एक्शंस होते हैं या फिर कोई भी मरता भी है तो वो लोग अपनी एक हाथ बंद करके पैसे देते हैं और सारा मामला खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम कोई स्पेशल एबिलिटी यूज करते हो किसी को मारने के लिए तो फिर वो लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं। और इसके अलावा तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन एक टॉप सीक्रेट थी। देखने से ऐसा लगता है कि लॉर्ड यूटिंग के रिसर्च सेंटर में कोई ना कोई स्पाई है। वेंजिंग बोलता है इसका क्या मतलब है कि ये इन्वेस्टिगेशन कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, तुम लोग मेरे साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। प्रोफेसर बोलते हैं मैं सिर्फ रिसर्च करने के लिए जिम्मेदार हूँ, बाकी सभी चीजें तुम लॉर्ड यूटिंग से खुद ही पूछ सकते हो। फिर उसके बाद प्रोफेसर बोलते हैं सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के पास इनविजिबल क्लोथ्स हैं और हमें उनकी लोकेशन का भी कोई अंदाजा नहीं है, हमें यहाँ से खुद को बिना डिस्कवर कराए निकलना होगा। और दूसरी तरफ वेंजिंग अपना प्रोफेसर असैसिन में चेंज करता है और उन लोगों की लोकेशन का पता लगाने लग जाता है और वेंजिंग को उन लोगों की लोकेशन का पता भी चल जाता है और वो लोग सामने से आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर मैंने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है, अब मैं जो कहता हूँ उसे सुनिए। लेकिन प्रोफेसर वेंजिंग को देख नहीं पा रहे होते हैं और उससे बोलते हैं वेंजिंग तुम कहाँ से बात कर रहे हो। वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर मैंने स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट किया है, आप मुझे देख नहीं सकते हैं। और फिर वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर मेरी बात अच्छे से सुनिए, मैं उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा और तब आप मौका ढूंढिएगा यहाँ से निकलने के लिए और हम लोग फिर बाहर मिलेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वेंजिंग के फेस के ऊपर पंच मारता है जिससे वेंजिंग दीवार से जा टकराता है। प्रोफेसर ये देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी दूसरा गार्ड प्रोफेसर के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन प्रोफेसर अपनी शॉट की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। वेंजिंग खड़ा होकर बोलता है ये साला कमीना थोड़ा ताकतवर है और ये ऑफिसर एक लड़की है इसलिए मैं इसे लड़की बोलता हूँ। और वो लड़की तभी वेंजिंग के ऊपर दोबारा अटैक करती है लेकिन वेंजिंग उसके अटैक से डॉज कर लेता है और फिर लड़की तभी वेंजिंग के ऊपर दोबारा से किक मारती है और वेंजिंग उसके अटैक को फिर से ब्लॉक कर लेता है। फिर लड़की तुरंत वेंजिंग के ऊपर पंच मारती है। वेंजिंग उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैं अपने सारे पॉइंट्स को एक अटैक में ऐड कर दूंगा और उसके ऊपर अटैक करूंगा और इसे एक ही स्ट्राइक में डिफीट कर दूंगा। लेकिन वो लड़की वेंजिंग के पंच को डॉज कर लेती है और उसके पीछे चली जाती है। वेंजिंग बोलता है ये काफी ज्यादा तेज है, मैं उसके मूवमेंट्स को देख भी नहीं सकता हूँ। और तभी वो लड़की वेंजिंग के ऊपर दोबारा से किक मारती है और उसे चोक कर लेती है। वेंजिंग बोलता है मैं सांस नहीं ले सकता हूँ, क्या ये लोग सच में इतने ज्यादा ताकतवर है, इतने ज्यादा ताकतवर है। और तभी एक बंदा उस लड़की के ऊपर गोली मारता है और वो गोली सीधा जाकर उस लड़की के सर के ऊपर लगती है और वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है। वेंजिंग जब अपने सामने देखता है तब उसके सामने प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेसर वेंजिंग से बोलते हैं वेंजिंग हमें ऑर्डर मिला है लॉर्ड यूटिंग से तुम्हें वापस ले जाने के लिए। और फिर प्रोफेसर वेंजिंग को उन दोनों लोगों के बारे में बताते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे थे और तुम लोग भी इसको अच्छे से सुन लो क्योंकि ये आगे काम देगा। प्रोफेसर बोलते हैं उन दोनों लोगों की बॉडी को ज़ॉम्बी के साथ फ्यूज किया गया था एआई टेक्नोलॉजी की मदद से, जिनका इस्तेमाल फ्रंट लाइन बैटल में वेपन की तरह किया जाता है। मैं उन दोनों की लाशों को भी ले जाऊंगा रिसर्च करने के लिए। और वेंजिंग प्रोफेसर की तरफ देखकर सोचने लग जाता है। फिर उसके बाद अगला सीन रिसर्च लैब का होता है और यूटिंग प्रोफेसर के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलते हैं आपने ऐसी चीजें खुद क्यों की, आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप उसके छोटे भाई को देखना चाहते हैं, आपने खुद ही जज कर लिया कि उसकी एबिलिटी ज़ॉम्बी किंग से रिलेटेड नहीं है और अब ली वेंजिंग मिसिंग है और हमारा प्लान पूरी तरीके से स्पॉइल हो गया है। प्रोफेसर यूटिंग से माफी मांगते हैं और उससे बोलते हैं ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पहले ही कुछ लोगों को वेंजिंग को ढूंढने के लिए भेज दिया है और हमें जल्द ही कुछ न कुछ खबर मिल ही जाएगी। लेकिन यूटिंग प्रोफेसर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं पिछली बार तुमने कैंडिडेट को अपनी मर्जी से बदल दिया था, वो भी बिना मेरी परमिशन के, लेकिन मैं तुम्हें इस बार जाने दे रहा हूँ। लेकिन अगर इस बार ली वेंजिंग वापस नहीं आया तो फिर तुम्हें इसकी कीमत पता होनी चाहिए। और हम लोग बाहर प्रोफेसर के चेलों को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जीलन और कैप्टन पर चला आता है। कैप्टन जीलन से बोलते हैं वेंजिंग को स्काईलाइन सिटी जाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन वेंजिंग अभी
तक वापस नहीं आया है। वेंजिंग बस एक ऑर्डिनरी हंटर है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने कुछ उसके बारे में बताया हो? जीलन बोलती है क्यों, क्या उसके पास कोई और भी सीक्रेट है और क्या तुम्हें डर है कि वो बाहर आ जाएंगे और तुम्हें इस वजह से उसकी चिंता हो रही है? कैप्टन बोलते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने यूटिंग को कुछ इसके बारे में बताया हो? जीलन कैप्टन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है अपनी जबान संभाल के बात करो। लॉर्ड यूटिंग खुद ही वेंजिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। ये पक्का है कि उन्हें वेंजिंग की एबिलिटी के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत मिली होगी और जब पता चल जाएगा कि वेंजिंग की एबिलिटी ज़ॉम्बी किंग से नाता रखती है और तुम्हें वो पर्सन थे जिसने उसे इंट्रोड्यूस कराया था, तो फिर क्या तुम्हारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा? कैप्टन जीलन की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जीलन को घूरते हुए बोलते हैं अगर वेंजिंग के साथ सच में कुछ ऐसा होता है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। फिर उसके बाद कैप्टन जीलन के कमरे से बाहर निकल जाते हैं और बाहर यून खड़ी होती है। कैप्टन यून की तरफ देखते हैं और उससे बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद यून जीलन के कमरे में जाती है और उससे बोलती है तुमने मुझे क्यों बुलाया? जीलन उससे बोलती है यून क्या जल्दी से आओ, सीट के ऊपर बैठ जाओ। और यून से मीठी आवाज में पूछने लग जाती है कि उसकी ट्रेनिंग के दिन कैसे चल रही है, क्या उसे यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत हो रही है? लेकिन यून जीलन से बोलती है सीधे पॉइंट पर और बकवास मत करो। और फिर जीलन सीधा पॉइंट पर आती है और बोलती है जैसा कि सोचा था स्काईलाइन सिटी की यून फैमिली की बच्ची सबसे ज्यादा एरोगेंट है। यून जीलन से बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है और तुम कैसे जानती हो कि मैं जीयून फैमिली से नाता रखती हूँ? जीलन उससे बोलती है क्योंकि तुम्हारे फादर ट्रेनिंग बेस पर आए थे और मैंने उनसे काफी देर तक बात की थी। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। वो तुम्हारे फादर कितने ज्यादा महान हैं और क्योंकि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की है तो फिर मैं पक्का तुम्हारा ख्याल रखूंगी और जैसे कि तुम इसे एक्सेप्ट करती हो या नहीं ये तुम्हारी चॉइस है। यून जीलन से बोलती है मेरा यून फैमिली से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें मेरी ख्याल रखने की जरूरत नहीं है और मुझे अभी भी बहुत सारी चीजें करनी है, इसीलिए मैं यहाँ से चलती हूँ। लेकिन जीलन यून के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और उससे बोलती है मुझे तुम्हें चेतावनी देने दो, तुम ज्यादा कैप्टन योंग के करीब मत होना और कोई भी फालतू की चीज मत करना खुद को परेशानी में डालने के लिए। फिर उसके बाद यून वहां से चली जाती है और अपने अंदर सोचती है जीलन मुझसे कुछ तो कहने की कोशिश कर रही थी अपने शब्दों में और जिस वजह से कैप्टन यहाँ पर आए थे क्या वो मैं नहीं थी या फिर वो यहाँ पर वेंजिंग के लिए आए थे? और फिर यून बोलती है मुझे सबसे पहले खुद ही इन सब चीजों को देखने की जरूरत है और फिर उसके बाद लॉर्ड यूटिंग को रिपोर्ट करनी होगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर रिसर्च लैब पर चला आता है। चेला दरवाजे के बाहर से प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर मैं रिपोर्ट ले आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रोफेसर उससे बोलते हैं ठीक है अंदर आ जाओ। चेला कमरे के अंदर आने के बाद प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर जैसे आपके रिक्वेस्ट की थी वेंजिंग पासी के सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है और उसे पकड़ लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जा रहा है। प्रोफेसर उससे बोलते हैं ठीक है तुमने अच्छा काम किया, ये बहुत ज्यादा स्पेशल कंडीशन है, तुम और मैं वहां पर जाएंगे टेस्टिंग के लिए। और फिर प्रोफेसर अपने चेले से बोलते हैं और वो बची हुई इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी इस कासल के अंदर डाल दो। चेला प्रोफेसर से बोलता है ठीक है प्रोफेसर। और फिर चेला प्रोफेसर की तरफ देखते हुए सोचता है ऐसा लगता है कि इन्हें प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया है और ये लोग बचा खुचा डेटा दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और फिर चेला स्माइल करते हुए बोलता है लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो गई है, मुझे बस प्रोफेसर से डाटा को छीनना है और उसे यून फैमिली को दे देना है और फिर इसके बदले में मुझे 5 मिलियन रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे और मैं लगे हाथ स्काईलाइन सिटी में रहने के लिए भी मौका मांग लूंगा। क्या ये किसी सपने के सच होने जैसा नहीं है? प्रोफेसर चेले से बोलते हैं लॉर्ड यूटिंग की जो सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन वेंजिंग के ऊपर चल रही थी वो लीक हो गई है और उसे सेव करने के लिए मैं ये सारा बचा हुआ डेटा किसी दूसरी जगह पर मूव कर रहा हूँ और क्योंकि तुम मेरे पुराने चेले हो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास रखता हूँ, तुम्हें इसे पक्का सेफली सीक्रेट कासल के अंदर सेव कर देना है। और चेला पीछे से उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपनी नाइफ बाहर निकाल लेता है लेकिन तभी प्रोफेसर पीछे घूमते हैं और चेले के ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और उससे बोलते हैं हेलो मिस्टर स्पाई। और चेले से आगे बोलते हैं तुम्हारे लॉर्ड यूटिंग को डाटा भेजने के बाद मेरी और वेंजिंग की लोकेशन एक्सपोज हो गई थी और तब तुम बड़ी हार्शली एक्टिंग कर रहे थे। चेला चीफ से बोलता है मैं इससे आराम से 5 मिलियन कॉइन कमा सकता हूँ और साथ ही साथ मुझे स्काईलाइन सिटी में रहने का मौका भी मिलेगा, क्या ये किसी सपने की तरह नहीं है? कौन इसे नहीं करेगा? फिर उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो सारे लोग प्रोफेसर और वेंजिंग को वापस रिसर्च सेंटर ला रहे होते हैं। वेंजिंग के फोन में मैसेज आता है और वो फोन प्रोफेसर का होता है। मैसेज में प्रोफेसर लिखते हैं इस कार के अंदर भी स्पाई हो सकता है इसीलिए हम लोग चुपके से बात करेंगे, मुझे पहले ही लगता है कि कौन स्पाई है और जब मैं रिसर्च सेंटर वापस लौटूंगा तब मैं उस स्पाई को चारा दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं लॉर्ड यूटिंग से झूठ बोलूंगा कि तुम गायब हो गए हो जिससे उस स्पाई को लगेगा कि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया है और डेटा इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने की तरह इस्तेमाल करूंगा चारे के तौर पर जिससे हम लोग उस स्पाई को पकड़ लेंगे। वेंजिंग प्रोफेसर को मैसेज में बोलता है प्रोफेसर क्या आपको मेरी जरूरत है? प्रोफेसर दूसरी तरफ से बोलते हैं नहीं वो बस एक नॉर्मल रिसर्च स्टाफ है, मैं उसे खुद ही संभाल लूंगा। वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर इतना ज्यादा हल्के में मत लीजिए, जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब मैंने भी आपको एक नॉर्मल डॉक्टर समझा था। और फिर वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है मेरे पास एक प्लान है और फिर सीन शिफ्ट होकर अभी पर चला आता है। प्रोफेसर उस चेले से बोलते हैं अपनी नाइफ को नीचे रख दो और मुझे इन्वेस्टिगेशन रूम तक फॉलो करो और हमें अपने गोल और अपने मास्टरमाइंड के बारे में बताओ। चेला नाइफ को नीचे छोड़
बोलते हुए बोलता है आपको फॉलो करूं, आपको सब कुछ बताऊं, नाइफ को नीचे रखूं। और फिर चेला प्रोफेसर के ऊपर अपने हाथ से अटैक करता है, जिससे प्रोफेसर दूर जाकर दीवार से लग जाते हैं और चेला अपनी एबिलिटी की मदद से प्रोफेसर का गला दबाने लग जाता है। प्रोफेसर बोलते हैं एक हंटर के तौर पर तुम एयर को कंट्रोल कर सकते हो। चेला प्रोफेसर से बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं कोई कमजोर सा स्टाफ होऊंगा। और फिर चेला प्रोफेसर के हाथों से उस डाटा चिप को ले लेता है और वहां से जाते हुए प्रोफेसर से बोलता है मुझे शुक्रिया कहो, मैं तुम्हें तुम्हारी वाइफ के पास भेज रहा हूँ। लेकिन तभी वेंजिंग दरवाजे की दूसरी तरफ से उस दरवाजे के ऊपर पंच मारता है और चेला दरवाजे के साथ दूर जाकर दीवार से टकराता है और वेंजिंग कमरे के अंदर आने के बाद अपनी पावर को पूरी तरीके से रिलीज करने लग जाता है। चेला उठकर खड़ा होता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वेंजिंग से बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी लाश को वापस लेके जाना होगा यून फैमिली के पास, वो भी बिना डैमेज के। और फिर चेला अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और बोलता है ताकि मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकूं। और चेला वेंजिंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, लेकिन वो दोनों हाथ ज़ॉम्बीज के होते हैं। और आपको याद ही होगा कि प्रोफेसर ने वेंजिंग को बताया होता है कि कुछ लोग एआई टेक्नोलॉजी की मदद से ज़ॉम्बी और इंसानी बॉडी को फ्यूज करते हैं और उन लोगों को बिल्कुल चेले की तरह की एबिलिटी मिलती है। वेंजिंग अपने पास से अपनी तलवार बाहर निकालता है और एक ही स्लैश में उन दोनों हाथों को काट देता है। चेला ये देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, मेरा रिश्ता यून फैमिली के साथ है। और वेंजिंग का वो स्लैश जाकर चेले को भी लगता है और चेला वहीं पर मारा जाता है। और चेले के अटैक की वजह से प्रोफेसर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। प्रोफेसर बोलते हैं इस पार्ट को मुझे लॉर्ड यूटिंग से छुपाना होगा। वेंजिंग प्रोफेसर से पूछता है प्रोफेसर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है, चेले की पावर थी क्या। तभी वहाँ पर यूटिंग चले आते हैं और उनके साथ कुछ नर्सेस भी होती हैं। यूटिंग चिल्लाते हुए बोलते हैं प्रोफेसर आपके साथ क्या हुआ, ये हालत आपकी किसने की, क्या हम लोगों ने डील नहीं की थी कि हम लोग वेंजिंग का इस्तेमाल करेंगे इस प्लान के लिए, फिर आपने मुझे कोई सिग्नल क्यों नहीं भेजा। प्रोफेसर यूटिंग से बोलते हैं यूटिंग तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, यही सबसे अच्छा एग्रीमेंट होगा। और ली यूटिंग प्रोफेसर के बारे में सोचते हुए बोलते हैं मैंने सोचा था कि ये मौत की तलाश में था, मुझे प्रोफेसर को ली वेंजिंग के ऊपर और ज्यादा रिसर्च करने को नहीं देना चाहिए था। वेंजिंग प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर थोड़ा हौसला रखिए, यूटिंग की रेस्क्यू टीम जल्दी ही यहाँ पहुंच जाएगी। प्रोफेसर वेंजिंग से बोलते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है और वेंजिंग को बताते हैं कि उसकी पावर ज़ॉम्बी से शायद से रिश्ता रखती है। और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है ये सिस्टम ज़ॉम्बी से नाता रखता है, ये कैसे हो सकता है। और फिर प्रोफेसर वेंजिंग को आगे बताते हैं इसका सोर्स शायद से वो होना चाहिए जो काफी टाइम पहले हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट काफी टाइम पहले हुआ था। और फिर प्रोफेसर यूटिंग से बोलते हैं यूटिंग ली वेंजिंग के पावर का रिश्ता शायद से, लेकिन प्रोफेसर आगे कुछ भी नहीं बोलते और वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। और तभी यूटिंग को रिपोर्ट मिलती है कि स्लम एरिया 26 में बहुत ज्यादा कैंडिडेट देखे गए हैं और अभी उन ज़ॉम्बीज के साथ टीम लिजार्ड फाइट कर रही है। वेंजिंग भी ये रिपोर्ट सुनता है और यूटिंग से बोलता है लॉर्ड यूटिंग मुझे उनके पास वापस जाने दीजिए, उन लोगों के पास मैन पावर की कमी है। यूटिंग वेंजिंग से बोलता है ठीक है मैं तुम्हें वापस जाने दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। वेंजिंग यूटिंग से बोलता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यूटिंग अपने कुछ आदमियों को वेंजिंग के ऊपर नजर रखने के लिए भेज देता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर फाइटिंग एरिया पर चला आता है। वो सारे लोग उन ज़ॉम्बीज के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। कैप्टन जून से बोलते हैं इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हम लोगों को जल्दी ही फीमेल बॉडी को ढूंढना होगा जो कि इन लोगों को यहाँ पर भेज रही है। जिलैंड कैप्टन से बोलते हैं तुम और यून केयर यहाँ से जाओ और उस मेन बॉडी को ढूंढो, तब तक हम लोग यहाँ पर संभालते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन और यून चले जाते हैं उस मेन बॉडी को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी यून के ऊपर अटैक कर देता है। यून उस ज़ॉम्बी के अटैक को अपने कुल्हाड़ी की मदद से ब्लॉक करती है और अपने अंदर सोचती है इन ज़ॉम्बीज की ताकत थोड़ी सी बढ़ गई है। और कैप्टन उस ज़ॉम्बी की गर्दन उड़ा देते हैं और यून से बोलते हैं क्या तुम ठीक हो और अपने हमेशा चारों तरफ नजर रखना। यून कैप्टन से बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और मैं ये समझती हूँ। फिर उसके बाद कैप्टन अपने सामने वाली गली को देखते हुए बोलते हैं शायद से ये गली कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है और उस गली के अंदर बहुत ज्यादा बग्स होते हैं जो कि सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन अपनी तलवार को जमीन के अंदर धंसा देते हैं और बोलते हैं मैं एक ताकतवर करंट का इस्तेमाल करूंगा इस रास्ते को साफ करने के लिए। और फिर कैप्टन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और सामने की तरफ एक शॉक वेव जाती है जिससे कि गली में जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। जिन कैप्टन की पावर को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है ये कौन सी पावर है, कैप्टन ने अभी तक अपनी सारी स्किल्स को अनलिस्ट नहीं किया है। और फिर कैप्टन यून से बोलते हैं शायद से मेन बॉडी सामने की तरफ हो, चलो चलते हैं। और फिर वो दोनों सामने की तरफ जाने लग जाते हैं, लेकिन तभी बीच में एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर लेता है। जुन उस ज़ॉम्बी को देखते हुए बोलती है शायद से यही मेन बॉडी है। कैप्टन उससे बोलते हैं नहीं ये बस हल्का सा बड़ा हो गया है। और फिर वहाँ पर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और कैप्टन और यून को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिन बोलती है वो सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर चारे की तरह थे और तभी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर यून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई अनजान चीज उस मॉन्स्टर को बीच से काट देती है। यून ये देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कौन है यहाँ पर। और जब यून अपने ऊपर देखते हैं तब हवा में वेंजिंग उड़ रहा होता है। कैप्टन वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचते हैं मैकेनिक विंग्स क्या ये दोबारा से अपग्रेड हो गया है। फिर उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर्स वेंजिंग के
पीछे लग जाते हैं और उसका पीछा करने लग जाते हैं। वेंजिंग उन सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगा लेता है और काफी ऊपर चला जाता है और अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, प्यूरीफाई मैजिक का, और उन ज़ॉम्बीज के ऊपर अपनी आग से अटैक करता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स जलने लग जाते हैं। और वेंजिंग का फायर अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि इतनी ऊंचाई से भी वो नीचे पहुंचने लग जाता है। कैप्टन और यून अपनी शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और जब वेंजिंग का अटैक खत्म हो जाता है तब वो दोनों अपने सामने देखते हैं, तब सारा रास्ता क्लियर हो गया होता है और वेंजिंग ने एक ही झटके में इतने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया होता है। कैप्टन बोलते हैं इससे पहली वेव होना चाहिए और अगली वेव जल्दी ही आती होगी। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है हाँ कैप्टन बिल्कुल सही है। वेंजिंग कैप्टन को बताता है कि उसने आसमान से मेन बॉडी को देखा है और मेन बॉडी पहली और दूसरी गली के कोने में है, उन लोगों को पहले वहां पर जाना चाहिए। लेकिन तभी वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी वेंजिंग के ऊपर पंच मारता है। यून उससे बोलती है अपने पीछे देखो, लेकिन वेंजिंग अपने एक हाथ से उस ज़ॉम्बी के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उन दोनों से बड़े स्टाइल में बोलता है और इस बड़े वाले को मेरे लिए छोड़ दो। और कैप्टन और यून के जानने के बाद वेंजिंग अपना प्रोफेशन फिर से असैसिन में चेंज कर लेता है और क्योंकि वेंजिंग का लेवल अपग्रेड हो गया होता है इसीलिए इस बार उसकी असैसिन फॉर्म भी चेंज हो जाती है और उसके ऊपर 2 सींग निकल आते हैं। और फिर वेंजिंग अपनी किल स्किल का इस्तेमाल करता है उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा वंडर आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी वहां पर जीलन और बाकी सभी आ जाते हैं। जीलन वेंजिंग को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है वेंजिंग तुम वापस कैसे आ गए। वेंजिंग जीलन से बोलता है यून और कैप्टन दोनों मेन बॉडी को मारने के लिए गए हैं, उन्हें हमारी जरूरत होगी, इसीलिए हमें उनकी मदद करने के लिए वहां पर जाना चाहिए। और फिर वेंजिंग कैप्टन और यून के पीछे जाने लग जाता है और अपने अंदर सोचता है सबसे पहले मैं यून केयर की तरफ से शुरुआत करूंगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि वो स्पाई क्या कह रहा था। और जीलन वेंजिंग के बारे में सोचते हुए बोलती है तुम बाहर कैसे आ गए, क्या ऐसा हो सकता है कि यूटिंग को तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। कैप्टन यून से पूछते हैं यून क्या तुम ठीक हो। यून उनसे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं और उन ज़ॉम्बीज के बीच में से एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज बाहर निकल आता है। कैप्टन बोलते हैं इन सब के होते हुए हम लोग उस मेन बॉडी के पास पहुंच ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। यून उस ज़ॉम्बी के अटैक से डॉज करती है और एक दीवार के ऊपर से जंप लगाते हुए बोलती है दीवार का इस्तेमाल एक जंप पैड की तरह करो। फिर उसके बाद उस ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उल्टा यूनी के ऊपर अटैक कर देता है। यून उस ज़ॉम्बी के अटैक को ब्लॉक करती है और उसके सर के अंदर अपनी कुल्हाड़ी घुसा देती है और उसे मार देती है। लेकिन तभी वो बड़ा वाला ज़ॉम्बी यून के ऊपर पीछे से अटैक करता है। यून पीछे देखती है और बोलती ओ नहीं, लेकिन तभी कोई उस ज़ॉम्बी को बीच से काट देता है और जब वहां से धुआं हटता है तब वहां वल्ली वेंजिंग होता है। यून उसकी तरफ देखकर शर्माने लग जाती है और बोलती है वेंजिंग। वेंजिंग यून से पूछता है यून क्या तुम ठीक हो। यून वेंजिंग से बड़ी क्यूट में बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये ज़ॉम्बी पहले वाले ज़ॉम्बीज के मुकाबले काफी ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। तभी वहां पर जीलन और बाकी सभी लोग चले आते हैं। जीलन बोलती है अगर सब कोई यहाँ पर हो ही गया है तो सब कोई उस मेन बॉडी को मारने के लिए तैयार हो जाओ और जितनी जल्दी हो सके उस मेन बॉडी को मार दो। जाओजी कियांग बोलता है वो कैंडिडेट बहुत ज्यादा बड़ा है। जाओलिन बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया है। वेंजिंग जीलन से बोलता है लीडर मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जितने भी छोटे ज़ॉम्बीज हैं उन्हें मारिए और उस बड़े वाले को मेरे लिए छोड़ दीजिए। यून वेंजिंग की चिंता करते हुए बोलती है हम लोग ऐसे कैसा कर सकते हैं वेंजिंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज है और उनका लेवल कैंडिडेट का है, तुम्हारे फिजिक के साथ तुम उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकते हो। जीलन वेंजिंग से बोलती है ठीक है मुझे तुम्हारा सजेशन पसंद आया, चलो इसी को ही करते हैं। और फिर हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। सिस्टम वेंजिंग को बताता है कि उसे अपना वेपन केस ले लेना चाहिए ज़ॉम्बी को मारने के लिए और वेंजिंग का लेवल अप हो जाता है और वेंजिंग का लेवल 45 होता है। और फिर वेंजिंग अपने हाथों में अपने वेपन केस को समन कर लेता है और बोलता है कितने दुख की बात है, ये सारे ज़ॉम्बीज बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग मुझसे अलग तरह के मेथड में कह रहे हो कि मैं तुम लोगों को मार दूं। और फिर उसके बाद वेंजिंग अपने वेपन केस के साथ उस बड़े वाले ज़ॉम्बी के साथ फाइट करने लग जाता है। वेंजिंग बोलता है इसकी स्पीड और इसकी अटैक पावर दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जब वेंजिंग अपने बगल में देखता है तब एक ज़ॉम्बी हैंड उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। वेंजिंग उसके अटैक से डॉज करता है और ऊपर आसमान में उड़ जाता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर चला जाता है। और तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो बंद होती है और सिस्टम वेंजिंग को हाई लेवल स्किल इस्तेमाल करने के लिए सजेस्ट करता है। और तभी वो ज़ॉम्बी नीचे से वेंजिंग के ऊपर अपनी लेजर बीम फायर करता है। वेंजिंग उसकी लेजर बीम को डिफेंड करता है और दूसरी तरफ मोड़ देता है और फुल स्पीड से उस ज़ॉम्बी की तरफ नीचे उतरने लग जाता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर बहुत ज्यादा कटेस मार देता है और उस ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और तभी वेंजिंग के सामने दोबारा से सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि वेंजिंग ने अपना मिशन पूरा कर लिया है और उसे ग्लोसियस सी स्किल मिली है। और सिस्टम वेंजिंग को आगे बताता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा मल्टीपल अटैक्स होने वाले हैं ज़ॉम्बीज के। और वेंजिंग स्माइल करते हुए बोलता है ये स्किल बिल्कुल सेम टाइम पर आई है जब मुझे इसकी जरूरत है। और फिर वेंजिंग के सामने बहुत ज्यादा अलर्ट विंडो ओपन होती है और वो सारे ज़ॉम्बीज वेंजिंग के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। और फिर वेंजिंग उन सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर अपनी न्यू स्किल ग्लोसियस ऑफ सी इस्तेमाल करता है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और सामने की तरफ जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे के सारे राख बन जाते हैं और वो लेजर बीम जाकर सीधा मेन बॉडी के ऊपर लगती है। उस मेन बॉडी ने भी अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया होता है और वेंजिंग की लेजर उस बैरियर से टकरा रही होती है और फिर उसके थोड़ी देर बाद वो बैरियर टूट जाता है और उस ज़ॉम्बी के ऊपर लगता है और जिससे वहां
पर बहुत तेज धमाका होता है और उस धमाके को सभी लोग देखते हैं। यून बोलती है देखने से ऐसा लगता है कि वेंजिंग ने उस मेन बॉडी को मार दिया है। और जीलैंड अपने अंदर सोचती है मुझे जितनी जल्दी हो सके लॉर्ड यू को इसके बारे में रिपोर्ट करनी होगी। और फिर जीलैंड वहाँ से जाते हुए बोलते हैं मैं ली वेंजिंग को ढूंढने जा रही हूँ, तब तक तुम लोग यहीं पर इंतजार करो। और यून जीलैंड की तरफ देखते हुए सोचते है वो इतनी जल्दी अचानक से कब इतने दयालु बन गई। और फिर जीलैंड भागकर उसी जगह पर चली आती है जहाँ पर वेंजिंग की पावर का धमाका हुआ होता है। जीलैंड बोलती है स्काइलैंड सिटी की इन्वेस्टिगेशन ने उसे रिप्रेस नहीं किया बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया। देखने से ऐसा लगता है कि मुझे अपने प्लान को और भी जल्दी से बढ़ाना होगा। और फिर तभी जीलैंड के सामने उसी बंदे की विंडो आ जाती है जिसको हम लोगों ने पहले देखा होता है। वो बंदा जीलैंड से पूछता है वहाँ की सिचुएशन कैसी है। जीलैंड उस बंदे को बताते हैं जैसा आपने प्लान किया था बिल्कुल उसी तरह मटेरियल बॉडी मारी जा चुकी है यानी कि मेन बॉडी। और वेंजिंग को देखने से ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। वो बंदा जीलैंड से बोलता है क्या ये अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। और फिर वो बंदा जीलैंड से बोलता है उसके ऊपर और भी ज्यादा नजर रखो और वो जितने भी ज़ॉम्बीज़ को मारता है उन सभी की लाशों को मेरे पास भेज दो। और उस प्रोफेसर की चेले की इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा कम थी लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर जीलैंड उस बंदे से पूछते हैं लेकिन लॉर्ड क्या होगा अगर ली वेंजिंग ने आपको फॉलो नहीं किया। और वो बंदा बोलता है फिर हम उसे मार देंगे, हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए जो दूसरों को पसंद ना आए। और फिर जीलैंड उस बंदे से बोलते है ठीक है रॉजर, लेकिन आप अपना वादा नहीं भूलेंगे जो आपने किया है। और वो बंदा जीलैंड से बोलता है चिंता मत करो, अगर तुम फोकस रहोगी और अपना टास्क पूरा कर दोगी तो फिर मैं पक्का तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगा। और फिर वो बंदा जीलैंड से बोलता है ठीक है अपनी सर्विस को कंटिन्यू रखो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। और फिर जीलैंड दीवार के पीछे से झांकते हुए देखती है चलो देखते हैं कि ली वेंजिंग कितना ज्यादा ताकतवर है। और जब जीलैंड बाहर देखती है तब वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है ली वेंजिंग की पावर की वजह से। जीलैंड बोलती है वो धमाका कम से कम 1 किलोमीटर का था और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ज़ॉम्बी की लाश और एक भी बिल्डिंग की ईंट ही ना बची हो। लेकिन जब जीलैंड उस गड्ढे को अच्छे से देखती है तब एक जगह पर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है और उस जगह पर कुछ बिल्डिंग भी बच गई होती हैं। और तभी जीलैंड की नजर उस ज़ॉम्बी के अंडे के ऊपर पड़ती है जो कि उस धमाके से बच गया होता है। और जीलैंड स्माइल करते हुए बोलती है एक अननेचुरल वार्म एग इतनी ज्यादा भयंकर ताकत में भी सर्वाइव कर गया। और फिर जीलैंड क्रीपी स्माइल करते हुए बोलती है कितनी बवाल की चीज मिली है मुझे। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं बिना किसी वजह के यूटिंग ने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बीच में हमारी मदद करने के लिए जाने दिया। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है मुझे भी वजह के बारे में नहीं पता है और मेरी पावर्स का यून फैमिली के साथ कोई ना लेना देना है। तभी वहाँ पर जीलैंड बाकी सभी लोगों के साथ चली आती है और बोलती है हमारा ली वेंजिंग हीरो वापस आ गया है और उसने अकेले ही कैंडिडेट मॉन्स्टर को मार दिया। और फिर जीलैंड वेंजिंग से बोलती है मैं यूटिंग से रिक्वेस्ट करूंगी तुम्हें एक रिवॉर्ड देने के लिए। और फिर जीलैंड उन सभी लोगों से बोलते हैं मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है तुम लोगों के बैटल एक्सपीरियंस को बताने के लिए। लेकिन तभी वेंजिंग बीच में बोलता है इसे भूल जाओ, मैं टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद को ट्रेन करना ज्यादा पसंद करूंगा। लेकिन तभी जीलैंड बीच में बोलते है ली वेंजिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बीच में बोलने की, मैं यहाँ पर लीडर हूँ और तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो मुझसे। लेकिन वेंजिंग वहाँ से जाते हुए जीलैंड से बोलता है भाड़ में जाओ, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और जीलैंड अपने अंदर सोचते उसने पहले ही अकेले उस कैंडिडेट मॉन्स्टर को मार दिया, क्या वो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि उसे कंट्रोल करने की हिम्मत ना की जाए। और फिर जीलैंड अपने मन के अंदर वेंजिंग से बोलती है वेंजिंग तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, जब तुम किसी काम के नहीं रहोगे तब मैं तुम्हें पर्सनली मारूंगी और तुम्हें मरते दम तक टॉर्चर करती रहूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होकर यून पर चला आता है। यून अकेले ही ट्रेनिंग कर रही होती है और तभी वहाँ पर वेंजिंग चला आता है। वेंजिंग यून से बोलता है तुम अकेले ट्रेनिंग कर रही हो, मुझे बताया भी नहीं। और फिर वेंजिंग यून को बताता है कि उसने अभी अपना हेयर स्टाइल चेंज किया है। यून वेंजिंग से बोलते है ये बहुत ज्यादा रेयर है, तुम मुझसे पहली बार खुद बात कर रहे हो और तुम मुझसे सिर्फ बैटल के अंदर ही बात करते हो। वेंजिंग यून से पूछता है तुमने मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। यून उससे बोलती है मीटिंग काफी ज्यादा बोरिंग और बेकार है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करती हूँ। और फिर यून वेंजिंग से पूछते है तुम्हारे स्काइलैंड सिटी के अंदर दिन कैसे रहे। वेंजिंग उसे बताता है कुछ खास नहीं, बस बोरिंग ही थे। और फिर यून वेंजिंग से पूछती है अचानक से तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों ले जाया गया, क्या कोई रीजन था। वेंजिंग यून को बताता है कि उसने जीलैंड की जान बचाई थी ज़ॉम्बी किंग से, शायद से उसी ने रिपोर्ट कर दी होगी। यून हैरान होकर बोलती है तुमने उसकी जान बचाई लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो फिर मैं उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ देती। वेंजिंग यून को बताता है कि अगर उसने जीलैंड को नहीं बचाया होता तो वो ज़ॉम्बी जीलैंड को खा लेता और फिर उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और उसे मारने में और भी ज्यादा मुश्किल होती। यून वेंजिंग से बोलती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो मैं उसे भले ही मारती नहीं लेकिन उसे वहीं पर बचाती भी नहीं। और फिर यून वेंजिंग को एक पानी की बोतल देती है और उससे बोलती है मैंने सुना कि तुम्हारा भाई स्काइलैंड सिटी के अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है, लेकिन तुम उसे बिना चेक किए वापस क्यों आ गए। वेंजिंग जीलैंड को बताता है कि उसका गोल सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर बनने का है और अपने भाई के साथ स्काइलैंड सिटी में रहना है, ना ही कोई बेफालतू का रीजन और ना ही कोई बीमारी और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन, फुल इज्जत के साथ रहना है अपने को वहाँ पर। और यून वेंजिंग की तरफ देखते हुए सोचते इस तरह के एपोकलिप्स वर्ल्ड में भी ये लड़का इस तरीके से सोचता है। और फिर वेंजिंग आगे बोलता है क्योंकि हम लोग टीममेट्स हैं, हम लोग
लोगों को एक दूसरे की मदद करनी है और एक दूसरे के साथ काम करना है। और फिर तभी सभी लोगों को ऑर्डर मिलता है एरिया 29 में इकट्ठा होने का। फिर उसके बाद जिलैन उन सभी लोगों को बताती है कि उन्हें स्काइलाइन सिटी से इन्फॉर्मेशन मिली है और यूटिंग से ऑर्डर कि एरिया 29 में कुछ ज़ॉम्बी एक्टिविटीज देखी गई हैं। और फिर जिलैन उन सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि वो सभी अलग अलग होकर एरिया को सर्च करें। वेंजिंग अपने अंदर सोचता है अलग होकर काम करना, क्या यहाँ पर दो लोगों का ग्रुप नहीं बनेगा एक साथ काम करने के लिए? हम लोग इस बार अकेले काम क्यों कर रहे हैं? और ये अपने अंदर सोचते हैं कि यूटिंग ने यही ऑर्डर दिया है। फिर उसके बाद जिलैन उन सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि वो सब अलग होकर अपना अपना काम शुरू कर दें। वेंजिंग बोलता है रुको, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। फिर उसके अगले सीन में कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं कि वो हमेशा सावधान रहे क्योंकि यूटिंग उसे आसानी से इतनी जल्दी वापस आने नहीं देगा। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है तो आप कह रहे हैं कि वो मेरे पीछे कुछ लोगों को भेजेगा हमेशा मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। लेकिन तभी जिलैन सभी लोगों को ऑर्डर देती है कि हर कोई वापस आ जाए और इकट्ठा हो जाए। फिर उसके बाद जिलैन उन लोगों को बताते हैं कि स्काइलाइन के सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए गलत रिपोर्ट भेज दी गई थी। लेकिन तभी वेंजिंग बोलता है एक सेकंड रुको, यून यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ चली गई? वो अभी तक वापस नहीं आई है, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन जिलैन वेंजिंग को रोक देती है और उसे बताती है कि यून को किसी दूसरी टीम के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट उसको पहले ही मिल गई है। लेकिन वेंजिंग जिलैन से बोलता है कि उसे चिंता हो रही है और वो ड्रोन फिल्म को देखना चाहता है क्योंकि ड्रोन हर वक्त उन लोगों के ऊपर नजर रखता है। जिलैन वेंजिंग से बोलती है तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम्हें मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं है? लेकिन वेंजिंग आगे बढ़कर जिलैन के ऊपर पंच मारता है और जिलैन अपना डिफेंसिंग मैजिक इस्तेमाल करती है वेंजिंग के पंच को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन जिलैन फिर भी काफी ज्यादा पीछे धकेली जाती है और बोलती है मैंने अपना डिफेंसिंग मैजिक इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी मैं इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा महसूस कर सकती हूँ। और जिलैन वेंजिंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है ली वेंजिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सुपीरियर के ऊपर अटैक करने की? लेकिन वेंजिंग अपने पास से अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और जिलैन के ऊपर दोबारा से अटैक करता है और जिलैन से बोलता है अकेले काम करो, जुन केयर गायब हो गई है और तुम एक लीडर के नाते फिट नहीं होती हो। लेकिन कैप्टन वेंजिंग के बीच में आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे बोलते हैं रुक जाओ। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है कैप्टन, लेकिन कैप्टन उससे बोलते हैं उसकी करंट पोजीशन और उसकी योजना, अगर तुम और ज्यादा दिक्कत खड़ी करोगे तो फिर क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टीम के अंदर रह सकते हो? और जिलैन हंसते हुए बोलती है बिल्कुल सही कैप्टन, आप बिल्कुल समझदार हैं। फिर उसके बाद जिलैन अपनी सारी टीम से बोलती है हर कोई वापस चलो। जिलैन के जाने के बाद कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं मैंने अभी तक वो खत्म नहीं किया है जो मैं कहना चाहता हूँ, तुम उसके साथ फाइट कर सकते हो लेकिन मुझे इस बारे में चिंता है कि तुम अपने छोटे भाई को कभी भी दोबारा देख नहीं पाओगे। और वेंजिंग कैप्टन की बात सुनकर काफी ज्यादा शांत हो जाता है। फिर उसके बाद अगला सीन स्काइलाइन सिटी के यून फैमिली का प्राइवेट एम्प्लॉय एरिया होता है। यून जब अपनी आंखें खोलते हैं तब उसके सामने वही पहले वाला आदमी होता है। वो आदमी यून से बोलता है क्या तुम उठ गई? यून जल्दी से खड़ी होकर उस आदमी से बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अपने आसपास की जगह को देखकर बोलती है मैं कहाँ पर हूँ? वो आदमी यून से बोलता है हम लोगों ने काफी टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा है, क्या तुम्हारा कोई भी प्लान नहीं है मुझे फादर कहने का? यून सोफे से उठते हुए उस आदमी से बोलती है ये करना बिल्कुल मीनिंगलेस है। यून के फादर यून से बोलते हैं तुम अपनी माँ की तरह ही बिल्कुल जिद्दी हो। यून अपने फादर से बोलते है आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है मैं कौन सी जगह पर हूँ? और यून के फादर यून से बोलते हैं मेरे पीछे आओ। फिर उसके बाद यून के फादर यून को एक खिड़की के पास ले जाते हैं। यून अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा ज़ॉम्बी बीस्ट होता है और एक बंदा उस ज़ॉम्बी बीस्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। वो बंदा अपने वेपन से उस ज़ॉम्बी बीस्ट के ऊपर एक स्लैश लगाता है और उसे मार देता है। यून हैरान होकर बोलती है उसने एक ही स्लैश में एक झटके में उसे मार दिया बिल्कुल लॉर्ड यूटिंग की तरह। यून के फादर यून से बोलते हैं वो बिल्कुल तुम्हारे ही लेवल का है और यून ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर उसके बाद यून अपने फादर से पूछती है क्या इस एरिया को ज़ॉम्बी के पालन पोषण के लिए बनाया गया है? यून के फादर यून से बोलते हैं मुझे ज़ॉम्बीज के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है लेकिन ये अमीर लोगों की बहुत पसंदीदा हॉबी है। यून अपने फादर से पूछती है आपका इससे क्या मतलब है? यून के फादर यून को बताते हैं कि स्काइलाइन सिटी के अमीर लोग अपना बहुत ज्यादा पैसा ज़ॉम्बी और हंटर के बीच में 1-on-1 फाइट के ऊपर लगाते हैं ताकि वो लोग जुआ खेल सके। अगर एक हंटर जीतता है तो फिर उसे उन अमीर लोगों के हिस्से में से पैसे मिलते हैं जो कि उसके जीते गए रिवॉर्ड से भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर जरूरत हो तो फिर उस हंटर को ज़ॉम्बी की डेड बॉडी के क्रिस्टल के साथ फ्यूज किया जाता है ताकि वो हंटर और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। यून हैरान होकर बोलती है ज़ॉम्बी के साथ फ्यूज करना, क्या आप इसी तरह की टेक्निक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? यून के फादर यून को आगे बताते हैं अगर वो ज़ॉम्बी जीतता है तो वो ज़ॉम्बी उस हंटर के दिल को खा जाता है उस ज़ॉम्बी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए। और बिल्कुल मैं उस ज़ॉम्बी को मार देता हूँ किसी और ज्यादा ताकतवर हंटर के साथ फ्यूज करने के लिए। यून अपने फादर से बोलती है हम लोग अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं स्काइलाइन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम लोग ज़ॉम्बी का इस्तेमाल करते हो जुआ खेलने के लिए और भी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। क्या तुम लोग इंसान भी हो सकते हो? यून के फादर यून से बोलते हैं ये बस एक बिजनेस है, मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए। और फिर यून के फादर यून से बोलते हैं वही करो जो मैं करता हूँ, कि ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान नहीं है वहाँ उन कचोड़ के बीच में उन ज़ॉम्बीज को मारने के मुकाबले। यून अपने फादर
से चिल्लाकर बोलती है, मैं नहीं करूंगी, मैं इसके सिवा गिव अप कर दूंगी। और फिर यून अपने फादर से बोलते जितनी जल्दी हो सके मुझे वापस भेज दो। यून के फादर यून से बोलते हैं, तुम और तुम्हारे उस लड़के, क्या नाम है उसका, ली वेंजिंग, तुम दोनों के बीच में कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। यून अपने अंदर सोचती है क्या ये लोग ली वेंजिंग के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यून अपने फादर से बोलती है, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, हम लोग बस एक नॉर्मल टीममेट्स हैं। और यून के फादर यून से बोलते हैं, तो ऐसा है क्या, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएगा अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है। और यून आगे से अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकालते हुए बोलते हैं, तुम लोग क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। कैप्टन अपने कमरे में लेटे होते हैं और उठकर बोलते हैं, चलो नाइट पेट्रोलिंग का टाइम हो गया। फिर उसके बाद कैप्टन अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं और फिर कैप्टन वेंजिंग के कमरे की तरफ देखते हैं तो उसके कमरे का दरवाजा खुला होता है और कैप्टन कमरे के अंदर जाकर चेक करते हैं तो वेंजिंग वहां पर नहीं होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेंजिंग पर चला आता है जो कि यून के कमरे में होता है। वेंजिंग कमरे के अंदर देखता है तब वहां पर यून के कपड़े होते हैं और यून के बेड भी होता है, यानी कि यून अपना कोई भी सामान लेकर नहीं गई होती है और यहाँ तक कि यून अपना पर्सनल सामान भी नहीं लेकर गई है। उसका मेकअप और उसका लैपटॉप वहीं पर रखा होता है। वेंजिंग बोलता है, देखने से ऐसा लगता है वो अपना कोई भी सामान नहीं लेकर गई है, सब कुछ यहीं पर छोड़ गई है, इसके पीछे जरूर ज़ीलैंड का कोई ना कोई हाथ होगा। और फिर वेंजिंग बोलता है, चलो बाहर चलकर देखते हैं जहाँ पर हम लोगों ने दिन में पेट्रोलिंग की थी, शायद से वहाँ पर कोई सबूत या फिर कोई क्लू मिल जाए। और फिर वेंजिंग बाहर आकर चेक करते हुए बोलता है, जब मैं कैप्टन से बात कर रहा था कि कोई हमें ऊपर से देख रहा है, शायद से तभी कोई यून को लेकर गया होगा अपने साथ। और फिर थोड़ी देर बाद वेंजिंग के हाथों में स्काईलाइन सिटी के यून फैमिली का फैमिली बैच होता है। वेंजिंग बोलता है, ये बैच यहाँ पर क्या कर रहा है, तभी कोई वेंजिंग के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। वेंजिंग पीछे की तरफ देखता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो कैप्टन लियो होते हैं और कैप्टन वेंजिंग के पंच को रोक लेते हैं और उससे बोलते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अभी तक सोए नहीं हो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे थे। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, नहीं, मैं बस नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था और मैं क्यूरियस हो गया था तुम्हें यहाँ पर देखकर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। और फिर वेंजिंग कैप्टन को बताता है कि वो यून केयर के रूम में गया था इन्वेस्टिगेट करने, लेकिन उसे कोई भी यूजफुल क्लू नहीं मिला। और फिर वेंजिंग कैप्टन के सामने उसी बैच को करते हुए बोलता है, लेकिन उसे यहाँ पर ये यून फैमिली का बैच मिला है। कैप्टन बोलते हैं, उसकी खुद की फैमिली के लोगों ने उसे किडनैप किया है, ये कोई लॉजिक नहीं बनाता है। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है, मुझे खुद इसके ऊपर शक हो रहा है। और फिर वेंजिंग आगे बोलता है, मुझे लगता है कि उसकी फैमिली का कोई सीक्रेट होगा, इसलिए शायद से उसकी फैमिली वालों को उसे मारने की जरूरत होगी। कैप्टन सोचते हुए बोलते हैं, वो अपनी फैमिली से ज्यादा देर तक कनेक्ट नहीं थी, लेकिन अगर उसकी फैमिली वालों को उसे मारने की जरूरत थी तो फिर वो लोग इतने टाइम तक रुकते नहीं। और स्काईलाइन सिटी की यून फैमिली का बैच यहाँ पर फेंका गया है, मुझे लगता है कि ये किसी तरह का ट्रैप है। और फिर कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, तुम्हारे वापस आने के बाद तुम अजीब महसूस कर रहे हो, और जब तुम ज़ीलैंड के साथ आर्ग्यू कर रहे थे तब तुम अपनी आर्ग्यू में यून केयर के लिए अपनी चिंता दिखा रहे थे। यहाँ से स्काईलाइन सिटी जाना इन्वेस्टिगेशन करने जितना आसान नहीं है। वेंजिंग कैप्टन से बोलता है, इसके बजाय बहुत सारी चीजें स्काईलाइन सिटी के अंदर हुई थी और उन सभी चीजों को बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मेरी पावर्स यून फैमिली के साथ नाता रखती हैं। कैप्टन वेंजिंग से बोलते हैं, तो तुम यून केयर के द्वारा कुछ पता करना चाहते हो, लेकिन ज़ीलैंड तुम्हें वो करने नहीं देगी जो तुम करना चाहते हो, इसीलिए तुमने उसके साथ बहस की थी। वेंजिंग आगे से बोलता है, हाँ, मैं इसी तरह से पैसिव खड़ा नहीं रह सकता हूँ। और फिर वेंजिंग आगे बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा। और फिर वेंजिंग आगे बोलता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा, लेकिन मैं सबसे पहले यून को उसकी फैमिली से बचाऊंगा। और कैप्टन वेंजिंग को बीच में रोकते हुए बोलते हैं, रुको, क्या तुम्हें पता भी है कि यून फैमिली कहाँ पर लोकेटेड है। और वेंजिंग आगे से बोलता है, नहीं, मुझे नहीं पता है। और कैप्टन उससे बोलते हैं, तो फिर तुम वहां पर कैसे जाओगे। और फिर कैप्टन वेंजिंग को बताते हैं कि उसके कुछ कनेक्शन है स्काईलाइन सिटी के अंदर, इसीलिए वो वेंजिंग की मदद कर सकते हैं यून फैमिली का रास्ता बताने में। और वेंजिंग आगे से कैप्टन को थैंक यू बोलता है। फिर उसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। कैप्टन सभी लोगों को बाहर ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, तभी वहां पर ज़ीलैंड आती है और कैप्टन से बोलती है, कैप्टन ली वेंजिंग ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं आया है, वो कहाँ पर है। कैप्टन ज़ीलैंड को बताते हैं कि कल रात उन्हें खबर मिली थी कि वेंजिंग के छोटे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए ली वेंजिंग उसे देखने के लिए गया है स्काईलाइन सिटी के अंदर, और ली वेंजिंग कुछ दिनों तक वहीं पर रहेगा। और ज़ीलैंड कैप्टन की बात सुनकर स्माइल करती है और कैप्टन से बोलती है, ठीक है, आप लोग उनके साथ ट्रेनिंग जारी रखिए। और अपने अंदर सोचती है, जैसा कि लॉर्ड जून ने उम्मीद की थी बिल्कुल उसी तरह हुआ। और फिर ज़ीलैंड वहां से जाते हुए अपने अंदर सोचती है, सारी की सारी चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही हैं। फिर हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं ज़ीलैंड जून के फादर के साथ बात कर रही होती है। जून के फादर ज़ीलैंड से बोलते हैं, उसने जो वार्मैक भेजा था वो काफी ज्यादा कीमती और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है और वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तुम्हारी चिंता के लिए, इसीलिए हम लोगों ने पीछे वहां पर क्लूज छोड़ दिए थे जिससे कि ली वेंजिंग भागता हुआ यहाँ पर चला आए। और हम लोग देखते हैं कि जून के फादर ने जून को वहां पर बांध कर रखा होता है। और फिर जून के फादर बोलते हैं, ली वेंजिंग पक्का यहाँ पर आएगा। जून फैमिली की विला से होती है और विला के बाहर बहुत ज्यादा गार्ड्स होते हैं और वो सारे गार्ड्स विला को गार्ड कर रहे होते हैं। वेंजिंग भी वहीं झाड़ियों के पीछे छुपा होता है और बोलता है, स्काईलाइन सिटी के जितने भी विलास हैं वो सभी प्राइवेट गार्ड से भरे पड़े हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि स्काईरिम सिटी भी दैट अटैक से डरती है। फिर उसके बाद वेंजिंग मैप को देखते हुए बोलता है, सबसे पहले बिल्डर स्केल
स्किल का इस्तेमाल करूँ विला के आर्किटेक्ट को देखने के लिए। और नाउ चर्च के गार्ड काफी ज्यादा कमजोर लगते हैं। फिर उसके बाद वेंजिंग असैसिन बन जाता है और अपनी हिडन स्किल को मैक्सिमम कर देता है जिससे वो खुद को छुपा सके। और फिर वेंजिंग आखिरी में बोलता है क्या होगा अगर विला की सिक्योरिटी सिस्टम ने मेरे सिस्टम को पकड़ लिया, इससे सिर्फ बेफालतू में ही दिक्कतें खड़ी होंगी। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक गार्ड के ऊपर अटैक करता है और उसे बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन जाता है और खुद गार्ड बन जाता है। और फिर उसके बाद वेंजिंग के सामने विला का डायग्राम ओपन होता है और फिर उसके बाद वेंजिंग को पता चलता है कि विला के अंदर एक सीक्रेट लैब भी है। और वेंजिंग बोलता है यून फैमिली के पास एक सीक्रेट लैब क्यों है। और फिर उसके बाद वेंजिंग के पास एक गार्ड आता है जो उससे पूछता है तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक सिस्टम को बदला क्यों नहीं। और फिर उसके बाद वेंजिंग उस गार्ड से बोलता है ठीक है अभी जाता हूँ, और उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है सबसे पहले मैं इसे छुपा दूं नहीं तो इसे कोई देख लेगा। फिर उसके बाद वेंजिंग 3 गार्ड्स के साथ खड़ा होता है और बोलता है मेरे पास अभी भी 3 पॉइंट बचे हैं, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा यहाँ से चुपके से निकलने का मैं निकल जाऊंगा और ये पता करूंगा कि यून को कहाँ पर रखा गया है। और फिर उसके बाद एक गार्ड को ऑर्डर मिलता है कि उसे हॉस्पिटल को गार्ड करना है। और फिर उसके बाद 2 गार्ड पीछे मुड़ता है और वेंजिंग से बोलता है मुझे फॉलो करो, और दूसरे गार्ड से बोलता है कि तुम यहीं पर रुको। और फिर वेंजिंग उस गार्ड को फॉलो करते हुए अपने अंदर सोचता है ये गार्ड वहीं पर था जब मैं कपड़े बदल रहा था, लेकिन इस गार्ड ने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया है और अब मैं इस घर के अंदर जा रहा हूँ, अभी तक सब कुछ स्मूथली चल रहा है। लेकिन भाई यून के फादर वेंजिंग से 2 कदम आगे होते हैं और वो वेंजिंग के ऊपर नजर रख रहे होते हैं। और फिर यून के फादर यून से बोलते हैं जैसा कि मैंने सोचा था ली वेंजिंग तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया है और मैंने यह परफॉर्मेंस खास तुम्हारे लिए तैयार की है मेरी बेटी। यून अपने फादर से पूछती है फादर क्या आप उसे हल्के में ले रहे हैं। यून के फादर उसे बोलते हैं नहीं नहीं वो टैलेंटेड है और मुझे उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। और बिल्कुल ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो लड़का समझदार है या नहीं। और दूसरी तरफ वेंजिंग जिस गार्ड को फॉलो कर रहा होता है वो गार्ड वेंजिंग को ऑर्डर देता है कि वेंजिंग को दूसरी जगह पर जाना है और फिर वेंजिंग अपनी गन लेकर वहां पर जाने लग जाता है। और वो गार्ड यून के फादर से बोलता है सब कुछ सही चल रहा है बॉस, आपने जैसा प्लान किया था बिल्कुल उसी तरह से। फिर उसके बाद यून के फादर यून से बोलते हैं अब यहाँ से शो शुरू होता है। यून अपने फादर से बोलते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसे मारेंगे नहीं। और यून के फादर यून से पूछते हैं क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे नहीं जानती हो। और यून आगे से बोलती है उसने मेरी 3-4 बार लाइफ सेव की है बैटल के अंदर और मैंने तो ये भी सुना है कि उसका एक छोटा भाई है जिसका उसे ख्याल रखना है। और यून के फादर यून से बोलते हैं मैं उसकी असली ताकत देखने के बाद इस बारे में जरूर सोचूंगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेंजिंग पर चला आता है। वेंजिंग अपनी चाबी की मदद से एक दरवाजा खोल रहा होता है और वेंजिंग को अभी भी पता नहीं होता कि उसके ऊपर नजर रखी जा रही होती है। फिर उसके बाद एक बंदा तुरंत वेंजिंग के ऊपर पंच से अटैक करता है लेकिन वेंजिंग पीछे घूमकर उसे ब्लॉक कर लेता है और उस बंदे के पंच की वजह से वेंजिंग का आर्मर टूट जाता है। और फिर वो बंदा वेंजिंग से बोलता है जैसा कि मैंने सोचा था तुमने उसी तरह से रिस्पॉन्ड किया। और दूसरी तरफ वेंजिंग अपने अंदर सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था लॉर्ड यून को पहले ही पता था कि हम लोग यहाँ पर जरूर आएंगे। और फिर वो बंदा वहीं से पीछे घूम जाता है और वेंजिंग से बोलता है मेरे साथ आओ, यून तुम्हारे लिए काफी टाइम से इंतजार कर रही है। और दूसरी तरफ वेंजिंग अपने अंदर सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे कैसे यकीन है कि मैं यहाँ पर यून को बचाने के लिए आया हूँ। फिर उसके अगले सीन में वो बंदा वेंजिंग को एलिवेटर से कहीं लेकर जा रहा होता है और वेंजिंग अपने अंदर सोच रहा होता है मैं यहाँ पर यून को इस उम्मीद में बचाना आया था कि उसकी फैमिली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगी और उससे कुछ पूछेगी, लेकिन क्या ये सब मेरी स्ट्रेंथ के बारे में है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर यून को इस बारे में पता हो कि मेरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और उन्होंने यून को जानबूझकर किडनैप किया हो। फिर उसके बाद वेंजिंग उस बंदे के बारे में सोचते हुए बोलता है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी है जिसने अपनी स्ट्रेंथ हाइड कर रखी है, लेकिन मैं फिर भी इसका पावरफुल ऑरा वो महसूस कर सकता हूँ। और सबसे जरूरी जब इसने मेरे ऊपर अपने हाथों से अटैक किया लेकिन मैं फिर भी इसका लेवल देख नहीं सकता हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग उस एलिवेटर के बारे में बोलता है मुझे ये भी नहीं पता है कि ये एलिवेटर कितनी लंबी है और कहाँ पर जाकर रुकेगी। और फिर वेंजिंग बोलता है लेकिन किसी भी तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनका मुझे सामना करना होगा। फिर उसके बाद उस एलिवेटर की छत खुलने लग जाती है और वेंजिंग और वो बंदा और वो दोनों ही जंगल के बीच में बहुत बड़े प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। और फिर वेंजिंग उस बंदे से पूछता है हेलो हम कौन सी जगह पर हैं। और तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा होलोग्राम ओपन हो जाता है यून और उसके फादर का। और यून के फादर वेंजिंग से बोलते हैं ली वेंजिंग हम लोग आखिरकार मिल ही गए। और फिर वेंजिंग यून के फादर से पूछता है यून केयर कहाँ पर है। यून के फादर वेंजिंग से बोलते हैं तो तुम सीधा पॉइंट पर आ गए। और फिर यून के फादर वेंजिंग से बोलते हैं दरअसल मैं तुम्हारी पावर के अंदर थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। और फिर यून के फादर वेंजिंग से बोलते हैं अगर तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करते हो यून के सामने जो कारसेटर खड़ा है उसे मारने के लिए तो फिर तुम यून को तुरंत सेव कर सकते हो। और फिर यून के फादर आखिर में वेंजिंग से बोलते हैं नहीं तो इसके बिल्कुल उल्टा होगा, तुम्हारी जितनी भी ताकत है वो सब उस कारसेटर की हो जाएंगी। और फिर यून के फादर उस मैच को तुरंत शुरू कर देते हैं और जैसे ही मैच शुरू होता है वो बंदा वेंजिंग के ऊपर अटैक कर देता है और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है ये साला कहाँ से आ गया। और उस बंदे का पंच सीधा जाकर ग्राउंड पर लगता है क्योंकि वेंजिंग वहां से टाइम रहते हट गया होता है। और वेंजिंग बोलता है ये बहुत ज्यादा तेज है, मेरी सोच से भी ज्यादा तेज। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने साइड में देखता है तो वो बंदा दोबारा से वेंजिंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेंजिंग उसके अटैक को फिर से डॉज कर लेता है। वो बंदा वेंजिंग से बोलता है डूड छुपो मत यार। फिर उसके बाद वेंजिंग अपने मुंह से खून साफ करता है और अपना प्रोफेशन आर्किटेक्ट में चेंज कर लेता है। और वो बंदा वेंजिंग से बोलता है डूड तुम तो अपना प्रोफेशन भी चेंज कर लेते हो, ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद वेंजिंग अपना पेपेट उस बंदे से फाइट करने के लिए आगे भेजता है और अपना प्रोफेशन
पोजीशन असैसिन में चेंज कर पीछे छुप जाता है। फिर उसके बाद वेंजिंग का पपेट उस बंदे के ऊपर अपने हैमर से अटैक करता है, लेकिन वो बंदा वेंजिंग के हैमर को आसानी से रोक लेता है और अपना दमदार पंच वेंजिंग के पपेट के पेट में मारता है, जिससे वेंजिंग का पपेट दूर जाकर दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है, जिससे यून और यून के फादर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। यून के फादर बोलते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि उसने उस टाइम पर डॉच नहीं किया था, अब वो लड़का काफी ज्यादा सोली रिएक्ट करेगा और ये और भी ज्यादा खराब होगा उसके लिए। फिर उसके बाद हम लोग वेंजिंग को देखते हैं और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो बंदा दोबारा फुल स्पीड से आगे बढ़ता है और वेंजिंग के पेट के ऊपर दोबारा पंच मारता है और वेंजिंग को गले से पकड़ लेता है और उसे उठा देता है और वेंजिंग से बोलता है डूड, प्रोफेशन चेंज करने का अब कोई फायदा नहीं है। और फिर वो बंदा यून के फादर से बोलता है लॉर्ड यून, मैंने आपको दिखा दिया है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है। और फिर रियल वेंजिंग उस बंदे के पीछे आ जाता है और उससे बोलता है डूड, तुमने कठपुतली के साथ बहुत अच्छे से खेला। वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वेंजिंग से पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बंदे ने अभी भी वेंजिंग को पपेट को अपने हाथों में पकड़ रखा होता है। फिर उसके बाद वेंजिंग उस बंदे से बोलता है मैंने सबसे पहले मिस्टर यून से मिला और फिर मैंने तुम्हें देखा और तुम काफी ज्यादा पावरफुल थे और मैं समझ गया कि ये आसान नहीं होने वाला है, इसीलिए फ्यूचर में लोगों को बचाने और तुम जैसे पावरफुल अपोनेंट से फाइट करने के लिए इसीलिए मैंने इस पपेट को हेलुसिनोजन के साथ बनाया है और मैं इसे किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वेंजिंग अपना प्रोफेशन मैजिशियन में चेंज करते हुए बोलता है सबसे पहले मैंने तुम्हारी पावर को हैमर की मदद से एब्जॉर्ब किया, फिर उसके बाद मैं मैजिशियन में चेंज होऊंगा और तुम्हारी पावर तुम्हें दोबारा लौटाऊंगा, वो भी डबल पावर के साथ। वो बंदा वेंजिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मुझसे मस्ती नहीं, लेकिन वेंजिंग आगे से अपना डार्क मैजिक डिवोर्ब इस्तेमाल करता है और सीधा उसके मुंह के ऊपर फायर करता है, जिससे उस बंदे का सर धड़ से उड़ जाता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है और इसी तरह वेंजिंग इस मैच को जीत लेता है। यून बोलती है देखने से ऐसा लगता है कि वो मैच को जीत गया है और यून के फादर अपने अंदर सोचते हैं उसने अभी तक किसी भी तरह के अपने सारे अटैक को इस्तेमाल नहीं किया है, क्या ये इस लड़के का नेचर है या फिर इसे किसी तरह की चिंता है। और फिर यून के फादर होलोग्राम से वेंजिंग से बोलते हैं मिस्टर वेंजिंग, तुमने अपनी बिना पूरी ताकत लगाए इस मैच को जीत गए हो, क्या तुम्हें किसी तरह की चिंता थी जो तुमने अपनी सारी ताकत नहीं लगाई है। लेकिन वेंजिंग अपना डैगर यून के फादर की तरफ करते हुए बोलता है मैं इस मैच को जीत गया हूँ, अब यून के और को मुझे दे दो, वो मेरी है। और यून शर्माते हुए बोलती है बेवकूफ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। और फिर यून के फादर वेंजिंग से बोलते हैं मिस्टर वेंजिंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए हो, जरा अपने पीछे मुड़कर देखो। और जब वेंजिंग पीछे मुड़कर देखता है तब उस बंदे के सर से ब्लैक फ्लेम बाहर निकल रही होती है और फिर इसी तरह उस बंदे के सर से 2 सर बाहर निकल आते हैं और वो बंदा बोलता है जब भी मैं इस तरह की पावर को इस्तेमाल करता हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। और फिर वो बंदा पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर बन जाता है और वेंजिंग के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है मिस्टर वेंजिंग, अब तुम तो गए। और वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए सोचता है ये बिल्कुल उसी तरह की सेम एबिलिटी है जिस तरह के ज़ॉम्बीज को मैंने पहले मारा था। और दूसरी तरफ यून अपने फादर से पूछती है क्या यही आपकी रिसर्च का रिजल्ट है। यून के फादर यून को चुपकारा देते हैं और उससे बोलते हैं चुपचाप बैठो और बस अपने सामने देखो। और फिर उसके बाद ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन वेंजिंग अपनी शॉट की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर इसी तरह वेंजिंग के ऊपर 3-4 बार पंच से अटैक करता है, लेकिन वेंजिंग हर बार अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर उसके बाद ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग को नीचे से पंच मारता है तो वेंजिंग हवा में उड़ जाता है और हवा में अपने मैकेनिकल विंग्स बाहर निकाल लेता है और उड़ने लगता है। और फिर वेंजिंग फुल स्पीड से नीचे उड़ते हुए आता है और अपने डैगर से उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपनी एक उंगली से वेंजिंग के अटैक को रोक लेता है। और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है कि ये सिर्फ अपनी एक उंगली से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लेता है, ऐसी पावर तो सिर्फ सर कटे ज़ॉम्बीज के पास होती है और तुम ये कर सकते हो। और फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपने एक सर से वेंजिंग से बोलता है तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा कमजोर है और अपने दूसरे सर से वेंजिंग के ऊपर अपनी लेजर बीम से अटैक करता है और वो लेजर बीम सीधा जाकर वेंजिंग को लगती है, लेकिन वेंजिंग अपने मैकेनिकल विंग सामने कर लेता है और उसे ब्लॉक कर लेता है। और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग से पूछता है तुम्हारे पास कितने ज्यादा वेपन है। और फिर वेंजिंग उस ज़ॉम्बी मॉन्स्टर से बोलता है मुझे पता चला कि तुम हार गए थे और फिर तुमने ज़ॉम्बी से भीख मांगी इस ताकत के लिए, लेकिन मैं अब से इस तरह की चीज कभी भी होने नहीं दूंगा। वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग से बोलता है भीख मांगी, तुमने कुछ गलत समझ लिया है। और फिर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वेंजिंग के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है मुझे ये पावर मिली है ज़ॉम्बीज को मारने से, बड़े ज़ॉम्बीज को खत्म करने से और उन्हें बीच से फाड़ने में। लेकिन वेंजिंग अपना ड्रैगन सामने लाता है और उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वेंजिंग को ब्लॉक करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उसकी पावर पहले से बढ़ गई होती है। और वेंजिंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वेंजिंग अपने ड्रैगन की तरफ देखता है तब उसका ड्रैगन पूरी तरीके से टूट चुका होता है और वेंजिंग बोलता है देखने से ऐसा लगता है कि इसकी लिमिट पार हो चुकी है। और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग से बोलता है भले ही तुम्हारा वेपन टूट गया है लेकिन क्या तुम्हारे पास पपेट नहीं है। फिर उसके बाद वेंजिंग अपना पावरफुल वेपन बाहर निकालते हुए बोलता है हमारे लिए लड़ाई करना कुछ भी नहीं है, लेकिन लूप होल्स को ओपन करने के लिए मुझे हेलबेल्ट वेपन की जरूरत पड़ेगी। और अपना वेपन बाहर निकालने के बाद वेंजिंग अपने अंदर सोचता है हेलबेल्ट स्किल इसे खत्म करने के लिए काफी रहेगी, लेकिन अब बारी है साउदर्न गुलोटिन सी स्किल का इस्तेमाल करने का। लेकिन उससे यहाँ पर एक मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही एनिमी है। और वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग से बोलता है तुम ऐसे क्यों बैठे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। और फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और वेंजिंग से बोलता है अब मैं अपनी मदर को दुगनी खुशी दूंगा। और फिर वो ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वेंजिंग के ऊपर अटैक करने
के लिए फुल स्पीड से आगे बढ़ता है। और वेंजिंग ये देखकर अपने मन के अंदर सोचता है ये पहले से तेज हो गया है, लेकिन कैसे। और फिर वो ज़ॉम्बी मास्टर अपने दोनों हाथों से वेंजिंग के ऊपर अटैक करता है और नीचे का ग्राउंड शेल्टर हो जाता है। लेकिन वेंजिंग उससे पहले अपना प्रोफेशन चेंज कर पीछे हट जाता है और वो ज़ॉम्बी मास्टर वेंजिंग से बोलता है क्या तुम्हारा अभिमान पपेट के अंदर छुपे रहने का, जल्दी से बाहर आओ। और तभी वेंजिंग के सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि उसी सामने वाले एनिमी को मारना है और अपना प्रोफेशन ब्लड टेकिंग फिजिशियन में चेंज करना होगा। और वेंजिंग अपने अंदर सोचता है हाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अभी भी पपेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो ज़ॉम्बी मास्टर वेंजिंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मैं तुम्हें बीच से फाड़ दूंगा। और दूसरी तरफ वेंजिंग अपना हथौड़ा ऊपर उठाता है और जमीन पर मारते हुए बोलता है बाहर आओ मेरे ज़ॉम्बी सोल्जर्स। और वेंजिंग का हथौड़ा जैसे ही जमीन पर लगता है उसके अंदर से पर्पल लाइटनिंग बाहर निकलती है और जमीन के अंदर से बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं। और वो सारे ज़ॉम्बीज वेंजिंग के पपेट्स होते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज उस मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो ज़ॉम्बी मास्टर उनके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सारे पपेट्स मुझे रोक सकते हैं। और दूसरी तरफ वेंजिंग अपनी पावरफुल स्किन गिलोटिन सी का इस्तेमाल करता है और वो ज़ॉम्बी मास्टर हैरान होकर बोलता है ये कैसी ताकत है। और तभी उसके सामने से बहुत बड़ी लेजर बीम फायर होती है और सीधा जाकर उस ज़ॉम्बी मास्टर के लगती है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। और वो धमाका इतना ज्यादा होता है कि यून और उसके फादर कुछ भी देख नहीं पाते, वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। और यून के फादर यून से बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि किसी हंटर के पास इस तरह की पावर हो सकती है। और यून अपने फादर से बोलती है तो क्या आप किसी को वेंजिंग की तरह बनाना चाहते हैं। और यून के फादर बोलते हैं उसका रहना ही यहाँ पर इनक्रेडिबल है। और दूसरी तरफ वेंजिंग उन सभी ज़ॉम्बी मास्टर को खड़ा होता है और तभी उसके सामने सिस्टम की विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है और वेंजिंग उसे सब अनलॉक कर देता है। और फिर उसके बाद वेंजिंग के सामने यून के फादर का होलोग्राम ओपन होता है और यून के फादर वेंजिंग से बोलते हैं मिस्टर वेंजिंग आप इस फाइट को जीत गए हैं और हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक तुम यून केयर को यहाँ से ले जा सकते हो। और तभी वेंजिंग के पीछे एक एलिवेटर ओपन होता है। यून के फादर बोलते हैं इस एलिवेटर का इस्तेमाल करो नीचे जाने के लिए, वेयर हाउस के अंदर यून केयर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। और फिर यून के फादर आखिर में वेंजिंग से बोलते हैं तुम उसे अपने साथ लेकर जाओ। और दूसरी तरफ यून अपने फादर से बोलती आपको कुछ दिलचस्प मिला है ना। और यून के फादर यून से बोलते हैं ऐसा मत बोलो, चलो शर्त लगाते हैं और देखते हैं क्या उसका नाइट उसकी मदद कर सकता है। और यहाँ पर यून के फादर वेंजिंग को एक और लड़की बचाने का मौका दे रहे होते हैं। और फिर उसके बाद अगला सीन वेंजिंग का होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है और वेंजिंग उसे ढूंढ रहा होता है और बोलता है सब कुछ खत्म हो गया है, क्या मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और फिर उसके बाद वेंजिंग को वो लड़की मिल जाती है और वेंजिंग उस लड़की को यून कहते हुए उसके पास दौड़ने लग जाता है क्योंकि वेंजिंग को अभी भी पता नहीं है कि यून अभी भी ऊपर है। और जब वेंजिंग उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो लड़की वेंजिंग की दोस्त होती है या फिर उसकी बहन जो कि पहले खो गई थी। और वेंजिंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है चलो सबसे पहले इसकी मदद करते हैं। और वेंजिंग जैसे उसके चेनों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है तैसे उसके सर में काफी ज्यादा तेज दर्द होने लग जाता है और वेंजिंग अपना सर पकड़कर चिल्लाने लग जाता है और बोलता है ये कैसी तेज आवाज है, जिन फैमिली ने मेरे साथ क्या कर दिया है। और तभी वेंजिंग उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर दोबारा फील होने लग जाती है और वेंजिंग की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज हो रही होती है। और वेंजिंग बोलता है ये पावर इसको मैंने पहले भी फील किया, ऐसा लगता है कि जैसे मेरी बॉडी फट जाएगी। और अगले एपिसोड में आपको कुछ ज्यादा ही बेहतरीन देखने को मिलेगा।